तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं औद्योगिकीकरण। ठीक है, यानी जब फैक्ट्री लग रही थी या जो इंडस्ट्रीज़ लग रही थी उसी को हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उसका एज कैसा था, यानी उसका ज़माना कैसा था। ठीक है, और इसमें जो हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ते आ रहे हैं उसमें पेंटिंग्स का काफ़ी महत्व है। और वहीं ये भी जो चैप्टर है वो एक पेंटिंग के साथ शुरू हो रहा है जिसमें क्या बना हुआ है, डॉन ऑफ द सेंचुरी। ये आप इमेजेस अच्छे से देख लो। इसके बारे में अभी क्या है ना, आगे आपको इलस्ट्रेशन देखने को मिल जाता है कि ये है क्या। तो ये है डॉन ऑफ द सेंचुरी, एक पेंटिंग है, पब्लिश की गई है, जो पब्लिश बाय E.T. पॉल म्यूज़िक। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, E.T. पॉल म्यूज़िक कंपनी ने की है, म्यूज़िक कंपनी है। ठीक है, और म्यूज़िक कंपनी ने की है कहाँ पे, इंग्लैंड में 1900। तो ये 1900 का है, एक्चुअल में 1900 है, तो इस सेंचुरी की जस्ट स्टार्टिंग थी उस टाइम पे। अब ये पेंटिंग अच्छे से देखें, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है कि इन 1900 अ पॉपुलर म्यूज़िक पब्लिशर E.T. पॉल, एक पॉपुलर म्यूज़िक पब्लिशर थे जो म्यूज़िक पब्लिश करते थे, E.T. पॉल। इन्होंने एक म्यूज़िक बुक बनाई और इस पे एक कवर पे ना, इसका कवर है, ये कवर पेज पे इन्होंने किया एक कवर पेज पे एक अनाउंसिंग घोषणा की कि डॉन ऑफ द सेंचुरी। डॉन मतलब बेसिकली होता है भोर का टाइम, तो जो या सुबह कह सकते हैं अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज बोले तो सुबह, सेंचुरी की नई शुरुआत या सुबह। तो इसमें एज यू कैन सी फ्रॉम द इलस्ट्रेशन एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर इज अ गॉडेस लाइक फिगर। तो जो सेंटर है पिक्चर का उसमें एक गॉडेस लाइक फिगर है, ये देख रहे हैं इनको। तो ये क्या है, यहाँ पे गॉडेस लाइक फिगर बनी हुई है। ये कह रहे हैं कि द एंजल ऑफ प्रोग्रेस, ये किसकी है, गॉडेस जो है वो क्या है, एंजल ऑफ प्रोग्रेस है, उन्नति की देवी है। बियरिंग द फ्लैग ऑफ न्यू सेंचुरी, और इन्होंने किसका फ्लैग बियर किया हुआ है, किसका फ्लैग लिया हुआ है, तो न्यू सेंचुरी का यहाँ पे इन्होंने फ्लैग लिया हुआ है। आगे की बात करें तो और इनके पीछे देखा जाए, हर फ्लाइट इज टेकिंग हर इनटू द फ्यूचर, अच्छा सी इज जेंटली पर्स्ड ऑन अ व्हील। पर्स मतलब क्या होता है ना, किसी चीज़ पे बैठना, किसी नैरो चीज़ पे, तो ये उस पे पर्स्ड है एक व्हील पे, इनके पास पंख लगे हुए हैं, ये सिम्बलाइज कर रहे हैं टाइम को। ठीक है, जो ये पंख है वो किसको सिम्बलाइज कर रहे हैं, तो ये सपनों का जो है पहिया है उस पे ये खड़ी है। हर फ्लाइट इज टेकिंग हर इनटू फ्यूचर, और जो इनकी उड़ान है ये इनको कहाँ लेके जा रही है, तो भविष्य में लेके जा रही है। फ्लोटिंग अबाउट बिहाइंड हर आर द साइंस ऑफ प्रोग्रेस, और जो भी चीज़ इनके बिहाइंड में, इनके पीछे फ्लोट कर रही है वो सब प्रोग्रेस का क्या है, साइन है। जैसे कि रेलवे है, कैमरा है, मशीन्स है, प्रिंटिंग प्रेस एंड फैक्ट्री है, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर ये क्या है, किसको दिखा रही है, प्रोग्रेस को दिखा रही है। दिस ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन्स, ये जो चमक है या दीपमान है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इज इवन मोर मार्क्ड इन अ पिक्चर विद अपीयर्ड ऑन द पेजेस ऑफ अ ट्रेड मैगजीन ओवर 100 years ago। तो ये जो मशीन्स की ग्लोरिफिकेशन है, उज्जवल चीज़ें हैं, क्या दिखा रही हैं कि टेक्नोलॉजी ना एक पिक्चर में जो है वो बहुत ज़्यादा अपीयर्ड हो रही है, कहाँ पे, पेजेस पे। ठीक है, ऑफ अ ट्रेड मैगजीन ओवर 100 years ago। तो यहाँ पे देखो इस तरीके की मैगजीन्स पे ये है, एक ये फिगर 2 की बात हो रही है कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी जो इमेजेस हैं, इस इमेज के बारे में अब डिस्कशन हो रहा है। इट शोज 2 मैजिशियन, यहाँ पे 2 मैजिशियन है, जादूगर है। द वन एट टॉप इन अलादीन फ्रॉम द ओरिएंट। ओरिएंट क्या होता है, एक अलादीन है ओरिएंट का। तो ओरिएंट एक ऐसी कंट्रीज होती हैं जो मेडिटेरेनियन सी में है, ठीक, वहाँ के ईस्ट में है, यूजुअली रेफरिंग टू एशिया, ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है उसी को हम ओरिएंट कहते हैं। द टर्म अराइजेज आउट ऑफ अ वेस्टर्न व्यू पॉइंट दैट सीज हिज रीजन एज प्री मॉडर्न, ट्रेडिशनल एंड मिस्टीरियस। तो ये जो टर्म है ना इसलिए उठता है कि वेस्टर्न व्यू पॉइंट से, क्योंकि ये इस रीजन को ना मतलब प्री मॉडर्न दिखता था, मॉडर्न उतना नहीं समझता था, और ट्रेडिशनल समझता था, पारंपरिक समझता था, और बहुत ही जादू वादू की कहानियाँ सुनाई देती थी। ईस्ट एशिया में जो अरब कंट्रीज़ है वहाँ पे ऐसे अलादीन का चिराग वगैरह टाइप की जो स्टोरीज थी ना वो वहीं से ओरिजिनेट होती थी, इसीलिए यहाँ पे इसकी स्टोरी रखी गई है। तो ओरिएंट का है एक, हु बिल्ट अ ब्यूटीफुल प्लेस विद हिज मैजिक लैम्प। अलादीन पास चिराग नहीं होता था तो अपनी जो एक अच्छा से, यहाँ पे देखो कितना अच्छा सा पैलेस बनाया है, महल बनाया है अपने जादुई चिराग से।
द वन एट द बॉटम इज द मॉडर्न मैकेनिक। और यहाँ पे देखो नीचे तो क्या है, एक मॉडर्न मैकेनिक है जो अपने मैजिक से ना, अपने टूल से क्या कर रहा है, एक नया मैजिक बना रहा है, जैसे ब्रिजेस बना रहा है, शिप्स बना रहा है। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, ये भी मैजिक ही दिखा रहा है लेकिन टेक्नोलॉजी के थ्रू। और हाई राइजेस बिल्डिंग बना रहा है, टावर्स बना रहा है। तो अलादीन इज सोन एज द रिप्रेजेंटिंग द ईस्ट। तो अलादीन किसको दिखा रहा है, ईस्ट कंट्रीज को, और पुरानी पास्ट की बातें कर रहा है। मैकेनिक स्टैंड्स फॉर द वेस्ट एंड मॉडर्निटी, ठीक है। और ये मैकेनिक क्या कर रहा है, तो ये वेस्ट को दिखा रहा है, ये ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वेस्ट को, और ये पास्ट को शो कर रहा है, और ये मॉडर्निटी को। तो इस तरीके से यहाँ पे ना ये मतलब एक आइडिया जो होता है वो यहाँ से रिवील होना स्टार्ट हुआ। दिस इमेजेस ऑफर अस अ ट्रायम्फेंट अकाउंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। एक जो ट्रायम्फेंट क्या है ना, जीत वाला जो है माहौल, वो आया मॉडर्न वर्ल्ड में। विद इन दिस अकाउंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड इनोवेशंस। इस अकाउंट में मॉडर्न वर्ल्ड है ना, वो किससे एसोसिएटेड था, किससे जुड़ा हुआ था, तो एक रैपिड जो तेज हमारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रही थी और इनोवेशंस हो रहे थे, ठीक, नई खोज जो हो रही थी मशीन्स की, फैक्ट्रीज की, रेलवेज की, और किसकी, स्टीम शिप्स की, भाप से चलने वाली शिप्स। द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दस बिकम्स सिंपली अ स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट एंड द मॉडर्न एज अपीयर्स एज अ वंडरफुल टाइम फॉर टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। और जो हिस्ट्री है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ये क्या है, एक डेवलपमेंट की, मतलब जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा वैसे वैसे हमारा डेवलपमेंट बढ़ा, तो ये डेवलपमेंट की हिस्ट्री बनती गई। अभी मॉडर्न एज की बात करें तो ये कैसा है ना, एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का एक बहुत अच्छा सा जो एज है ना, मॉडर्न एज है, वो किसकी एज है आजकल, तो वंडरफुल टाइम ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। The images and associations have now become part of popular imaginations। तो अब ये जो इमेजेस थी और जो एसोसिएशंस थे ना, अभी किसका पार्ट बन चुके थे, तो जो इमेजिनेशंस लोगों की आ रही थी उसका ये पार्ट बन चुके थे। डू यू नॉट सी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ टाइम ऑफ प्रोग्रेस एंड मॉडर्निटी। क्या जी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जो ज़्यादा तेज से इंडस्ट्रीज लग रही थी, क्या वो प्रोग्रेस और मॉडर्निटी का प्रतीक नहीं है ना, क्या टाइम नहीं इस चीज़ का। डू यू नॉट थिंक दैट द स्प्रेड ऑफ रेलवेज एंड फैक्ट्रीज, क्या आप नहीं सोचते कि जो फैलाव है किस चीज़ का, रेलवे का और फैक्ट्रीज़ का, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स, और जितनी ये ऊंची ऊंची इमारतें बनी हैं, ब्रिज बने हैं, वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बने, कैसे कुछ सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ है, और कैसे ये सारी इमेजेस डेवलप्ड हुई, कैसे इन सब चीज़ों में ये आया कि हाँ ये सब भी होगा कभी, एंड कैसे हम इन सब चीज़ों को आइडियाज़ को रिलेट कर सकते हैं। क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे बेस्ड है। हाँ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, या कह सकते हैं जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ी हमें ज़रूरत मिली और हमें टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया, या फिर ये भी कह सकते हो कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हुआ वैसे वैसे इंडस्ट्रीज़ लगी और हमारा क्या हुआ, रैपिड डेवलपमेंट हुआ, बहुत तेज़ी से विकास हुआ। कैन वी टुडे कंटिन्यू टू ग्लोरीफाई कंटिन्यूअस मैकेनिज्म ऑफ ऑल वर्क। तो क्या हम आज इन सब चीज़ों को ग्लोरीफाई कर सकते हैं, जो भी हमारे यहाँ क्या हो रहा है, वर्क्स चल रहे हैं सारे के सारे, उनको हम ग्लोरीफाई कर सकते हैं। ग्लोरीफाई मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का प्रकाशमान या फिर दीप्तिमान जिसे कहते हैं, तो ग्लोरीफाई करना होता है। What does industrialization mean to people's life? इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या मतलब रखता है लोगों की लाइफ्स में। टू आंसर सच क्वेश्चंस वी नीड टू टर्न टू द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इस तरीके के जो आंसर्स है ना, मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं कि हम कैसे ये डेवलप इमेजेस कैसे बनी, हमें ये सारे आइडियाज़ कैसे आए, और क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही हमारा तेज़ी से विकास हुआ, और क्या हम जो ये लगातार चल रहा है वर्क का मैकेनाइजेशन, क्या इसकी वजह से हमें इसको करते रहना चाहिए, और लोगों की ज़िंदगी में इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें ना हमको देखना है। और इसीलिए हम ये वाला पूरा चैप्टर क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट दिस हिस्ट्री ऑफ फोकसिंग ऑन फर्स्ट ब्रिटेन। पहले इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में देखेंगे, किस पे फोकस करेंगे, तो पहले ब्रिटेन पे फोकस करेंगे, और फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन, तुम्हारा फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन कौन है, ब्रिटेन, ठीक। सबसे पहला जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी है वो ब्रिटेन है। फिर कहाँ पे, इंडिया, वेयर द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज वॉज कंडीशनड बाय कॉलोनियल रूल। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल चेंज हुआ ना इंडिया में, वो किसके कंडीशन में हुआ, तो कॉलोनियल रूल। एक्चुअल में जो ये
हमारे जो कंट्रीज़ थी यूरोप वगैरह, वो करती क्या थी ना, कंट्रीज़ में अपनी कॉलोनी चलाती थी, यानी वहाँ पे उपनिवेश करती थी और उसी को कॉलोनी कहते थे। तो यहाँ पे कॉलोनियल रूल से कैसे इंडिया का जो इंडस्ट्रीज़ थी वो कैसे अफेक्टेड हुई, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। गिव टू एग्जाम्पल वेयर मॉडर्न डेवलपमेंट दैट इज एसोसिएटेड विद प्रोग्रेस हैज़ लेड टू प्रॉब्लम्स। कुछ दो ऐसा एग्जाम्पल दो जहाँ आज का जो मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब जो डेवलपमेंट विकास हो रहा है, उससे क्या है कि प्रॉब्लम्स हो रही है, हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि हम अगर एरियाज़ की बात करें, जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज, डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वैसे साथ साथ हमारा क्या हो रहा है ना, पर्यावरण समस्या भी बढ़ रही है। न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स आ रहे हैं। और जिस तरीके से नए नए डेवलपमेंट के चलते क्या हो रही है, नई नई डिजीज़ भी सामने आ रही हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में क्या है, डिस्कस करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। हमारा पहला टॉपिक है बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अगर जब इंडस्ट्रीज नहीं लगी थी उससे पहले क्या हुआ था। तो ऑल टू ऑफन वी एसोसिएट इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री। तो जो हम सोचते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिलेट करते हैं तो वो इससे कि इनकी ग्रोथ से फैक्ट्री और इंडस्ट्री की। लेकिन जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो किससे हम बात करते हैं, फैक्ट्री प्रोडक्शन की। फैक्ट्री में क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है। और जब हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करते हैं तो हमको समझ में आता है कि जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन विद सेटिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज। तो अगर हिस्ट्री की बात करें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ, तो किससे शुरू हुआ, तो वो शुरू हुआ फैक्ट्रीज से, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम्स थी इन सारे आइडियाज़ के साथ। इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगेन टू डॉट द लैंडस्केप इन इंग्लैंड एंड यूरोप। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि तो इससे पहले कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डॉटेड हो लैंडस्केप पे, मतलब दिखाई दे, वहाँ पे ना लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चल रहा था इंटरनेशनल मार्केट के लिए, ठीक है। एक इंटरनेशनल मार्केट क्या हो रहा था, प्रिपेयर हो रहा था। दिस वॉज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज, और ये फैक्ट्रीज पे बेस्ड नहीं था। और लेकिन है क्या, जैसे कि मैनी हिस्टोरियंस ना, बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, इस फेज को क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो मतलब क्या होता है ना, कुछ अर्ली या फिर पहले। इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो पहले वाला पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। जहाँ पे चीज़ें फैक्ट्रीज़ के मामले में चल रही थी, जगह जगह हमें फैक्ट्रीज दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें प्रिपेयर की जा रही थी किसके लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए, और ये फैक्ट्री से नहीं ओरिजिनेट हो रही थी। तो इसी को क्या कहा गया, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड। 17th और 18th सेंचुरीज में देखें तो जो मर्चेंट्स थे ना, टाउन्स वाले, वो एक कंट्री साइड मतलब गांव साइड में जाने लगे, सप्लाइंग मनी टू पीजेंट्स। और किसको सप्लाई कर रहे थे, मनी पीजेंट्स को। और जो आर्टिसंस थे, कामगार थे, किसान थे, कलाकार थे, परसुएडिंग देम, और इनको मना रहे थे कि ये ना इंटरनेशनल मार्केट के लिए कुछ बनाए, ठीक है, प्रोडक्शन करे, कुछ उत्पादन करे, किसके लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए। और ये एक्सपेंशन जैसे ही हुआ, वर्ल्ड ट्रेड एट द एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम देखने लगे कि जैसे ही वर्ल्ड में व्यापार बढ़ा, ठीक है, लोग वर्ल्ड ट्रेड करने लगे, और जैसे ही एक्विजिशन होने लगी, कॉलोनीज बनने लगी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, तो जो गुड्स की डिमांड थी ना वो बढ़ने लगी, लोगों की चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि एरिया ना इन लोगों का काफ़ी ब्रॉड हो चुका था। लेकिन जो मर्चेंट्स हैं ना, ये प्रोडक्शन टाउन्स में नहीं स्पेंड कर सकते थे, बढ़ा नहीं सकते थे, शहरों में नहीं बढ़ा सकते थे, इसीलिए वो गाँव की तरफ गए। क्योंकि इसका भी रीज़न था, क्योंकि जो अर्बन क्राफ्ट्स वाले थे ना, और ट्रेड गिल्ड्स, ठीक है, जो शहरी क्राफ्ट बनाते थे, शहर वाले कलाकारी करते थे, या ट्रेड में कुछ टैक्सेस लगते थे, तो ये सब बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, ठीक है। ट्रेड जो लगते थे, मतलब व्यापार करोगे तो कर लगेगा या टैक्स लगेगा। तो ये एसोसिएशंस ना उस समय क्या किया करते थे, प्रोड्यूसर्स के जो हैं वो ये क्राफ्ट्स पीपल को ट्रेन किया करते थे, और मेंटेन किया करते थे, कंट्रोल किया करते थे कि कितना प्रोडक्शन करोगे, रेगुलेट किया करते थे कंपटीशन एंड प्राइसेस, कि भाई कंपटीशन इतना ज़्यादा है तुम इतने ही प्राइसेस रखोगे। एंड रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ न्यू पीपल इनटू द ट्रेड। और कोई नया पीपल जो आता था ट्रेड में, व्यापार में, उसकी भी एंट्री ये लोग कम से कम रिस्ट्रिक्ट कर देते थे, मना ही रहती थी काफ़ी, ठीक है, नया जो है ट्रेड करने के लिए।
रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स द मोनोपोली राइट टू, और ये जो गिल्ड्स थे, ठीक, गिल्ड्स आप लोगों को पता है ट्रेड्स भी होते हैं और एक गिल्ड्स बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। द मोनोपोली राइट टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, तो इन लोगों को मोनोपोली दे दी जाती थी, मतलब एक अधिकार दिया जाता था कि खाली आप क्या करोगे ना, जैसे कपड़े की है तो कपड़े की मोनोपोली दे दी, मतलब अब कपड़ा कहाँ से खाली प्रोडक्शन होगा, तो इसी गिल्ड से होगा, बाकी कहीं से कपड़ा प्रोड्यूशन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इट वॉज देयर फॉर डिफिकल्ट फॉर न्यू मर्चेंट्स टू सेट अप बिजनेस इन टाउन, तो जो नए व्यापारी थे ना उनको दिक्कत होती थी, किस लिए, ताकि वो अपना जो बिजनेस है वो टाउन्स में क्रिएट कर सके, यानी स्टार्ट कर सके। तो ये सब कहाँ जाने लगे, कंट्री साइड में जाने लगे, ठीक है। तो रीज़न जो हमें समझ में आया वो यही था कि 17-18 सेंचुरी में जो हमारे क्या कहते हैं मर्चेंट्स थे वो गांव की तरफ जाने लगे और सप्लाई करने लगे मनी को पीजेंट्स वगैरह को, क्योंकि यहाँ पे ना एक्सपेंशन था वर्ल्ड ट्रेड का, और जैसे जैसे कॉलोनीज़ बढ़ी, डिफरेंट डिमांड्स बढ़ी, लोगों की डिमांड्स जैसे ही बढ़ने लगी, लेकिन मर्चेंट यहाँ पर नहीं प्रोडक्शन कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अर्बन क्राफ्ट्स का जो शहरी कलाकारी वाले कृतियाँ थी और ट्रेड गिल्ड्स वगैरह थे, ठीक है, और जहाँ ये लोग पावरफुल थे इसमें कोई एंट्री नहीं ले सकता था। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये जो क्राफ्ट्स पीपल हैं इनके ऊपर भी कंट्रोल रखा जाता था, प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, कंपटीशन क्या है, प्राइसेस इनकी ज़्यादा हाई ना जाए, ठीक है, सब कंपटीशन बराबर में रखा जाए, एंड रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ न्यू पीपल, ट्रेड गिल्ड्स में ट्रेड में नए लोग भी नहीं आ सकते थे। दैट्स वाई ये ना जो चीज़ें थी वो कहाँ प्रोड्यूस होने लगी, प्रोडक्शन होने लगा, तो गाँवों में होने लगा। जैसे आप देखिए स्पिनिंग द 18th सेंचुरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मेंबर है फैमिली की और यार्न की प्रोडक्शन, ये जो धागा है ना उसके प्रोडक्शन में लगी हुई है, और देख रहे हो कि यहाँ पे एक व्हील है जो मूव कर रहा है, वन स्पिंडल, और एक ही स्पिंडल है, ठीक है, एक ही स्पिंडल है और एक ही यानी यहाँ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फैमिली मेम्बर यहाँ पे ये भी लगी हुई, ये भी लगे हुए, सब यहाँ पे क्या है, इन्वॉल्व है। तो जो गांव में पुअर पीजेंट्स थे, जो किसान थे, गरीब किसान थे, कलाकार थे, तो ये मर्चेंट्स के लिए काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। और जैसे कि टेक्स्ट बुक में देखा था लास्ट ईयर में, तो ये ओपन फील्ड्स क्या हो रहे थे ना, यहाँ पे डिसअपेयर हो रहे थे, गायब हो रहे थे। जो आम लोग थे वो क्या किया जा रहा था, उनको घेराबंदी की जा रही थी उनकी। जो कॉटेजर्स थे यानी जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, जो गरीब थे, वो जो आम ज़मीनों पे रह रहे थे अपने सर्वाइवल के लिए, उस पर जिंदा थे, वहाँ से अपनी क्या कर रहे थे, फायरवुड्स ले आ रहे थे, लकड़ियाँ ले आ रहे थे आग जलाने के लिए, बेरीज को इकट्ठा कर रहे थे, वेजिटेबल्स वगैरह मिल रहा था, भूसा मिल रहा था, हे मिल रहा था, स्ट्रॉ मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें ना अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम हुआ करते थे, इनसे इन लोग की इनकम हुआ करती थी। लेकिन जो अब टीनी प्लॉट्स थे ना, वही क्या है, विच कुड नॉट प्रोवाइड वर्क फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड। तो अब ये कुछ इनके पास छोटे छोटे क्या बने, प्लॉट्स बचे, और इस पे ना सारे फैमिली मेंबर्स को क्या करवा पाना, वर्क प्रोवाइड करवा पाना या इनकम प्रोवाइड करवा पाना वो मुश्किल हो रहा था। सो व्हेन मर्चेंट्स केम अराउंड एंड ऑफर्ड एडवांस टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर देम, तो जब मर्चेंट्स आए ना उनके पास में और एक अच्छा खासा ऑफर दिया कि क्या करो, गुड्स को प्रोड्यूस करो, तो जो पीजेंट्स थे ना वो जल्दी से क्या हो गए, पहले मान गए, और फिर इन मर्चेंट से काम करके ना वो क्या करते थे, तो ये कंट्री साइड में रह भी सकते थे। फ़ायदा ये था कि कंट्री साइड में रह भी सकते थे और अपना जो खेत है ना, स्मॉल प्लॉट्स, उनको भी कल्टीवेट कर सकते थे, ठीक है। कल्टीवेशन क्या होता है, उसमें फसलें उगा सकते थे। इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंटेड दियर सिंकिंग इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन। तो ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल वाला प्रोडक्शन था ना, जब इंडस्ट्रीज नहीं लगी हुई थी, लोग घरों में काम करते थे, तो जो इनकी इनकम सिकुड़ गई थी वो अब क्या हो रही है, बढ़ रही थी इन सारी चीज़ों से। और इनसे क्या हो रहा था कि जो फ्यूलर है, यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेपलर क्या होते हैं, अ पर्सन हु स्टेपल्स और सॉर्ट्स वूल्स अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर, जो कि अलग अलग छांटता है किसके अकॉर्डिंग, फाइबर्स को, ठीक है, या फिर कि वो कौन से स्टेपल्स हैं, कौन सा वूल है, ठीक है। फ्यूलर क्या होते हैं, पर्सन हु फुल्स दैट इज गैदर्स क्लोथ बाय प्लेटिंग। तो एक ऐसा फुलर होता है जो कि क्या करता है, वो क्लोथ्स को गैदर करता है प्लेट कर करके, ठीक है, इकट्ठा करता है। कार्डिंग क्या होता है, द प्रोसेस इन विच फाइबर्स सच एज कॉटन और वूल आर प्रिपेयर्ड प्रायर टू स्पिनिंग। एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे कॉटन और वूल को किस लिए किया जाता है, स्पिनिंग के लिए क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है।
विद इन दिस सिस्टम अ क्लोज रिलेशनशिप डेवलप बिटवीन द टाउन एंड द कंट्री साइड। तो ऐसे ही क्लोज रिलेशनशिप में ना टाउन और कंट्री साइड में क्या होने लगा, एक क्लोज रिलेशनशिप चलने लगी। ठीक है, कि मर्चेंट्स वहाँ से जाते, लोग काम करके देते और वहाँ से ये चीज़ें लेके आते बाहर इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचते। मर्चेंट्स वेयर बेस्ड इन टाउन बट द वर्क वाज डन मोस्टली इन द कंट्री साइड। जो मर्चेंट्स थे वो तो टाउन्स में थे, लेकिन जो काम होता था वो कहाँ होता था, गाँव में होता था। और एक मर्चेंट जो कि क्लॉथियर इन इंग्लैंड परचेज वूल फ्रॉम अ वूल स्टैपलर। तो एक जो मर्चेंट होता था वो क्या करता ना, पहले वूल स्टैपलर से, जहाँ से ये मिलता था, है ना, फाइबर्स डिफरेंट टाइप्स के, अच्छा वूल या फिर ख़राब वूल जैसे मिलता था, तो ये स्टैपलर से जो उसको बेचता था उसको स्टैपलर कहते थे। फिर उसको क्या ले आता था, स्पिनर्स के पास ले आता था, जहाँ पे कि वो क्या करते थे ना, उसको अच्छे वाले वूल्स का क्या करते थे, स्पिन करते थे। स्पिनिंग मतलब क्या होता है ना, आपने प्रोसेस पढ़ी होगी कि जो यार्न है उसको धागे वाले पार्ट में बनाते हैं और फिर इसको बुना जाता था। तो कुछ और आगे के स्टेज में क्या किया जाता था कि इसको वेबर्स के पास ले जाया जाता था, फुलर्स के पास ले जाया जाता था, जो उसको बुनते थे, उसको प्लेट करके रखते थे, एंड देन टू डायर्स, और फिर इसको जो रंगते थे, ठीक है, उनके पास इसे क्या किया जाता था, ले जाया जाता था। द फिनिशिंग वॉज डन इन लंदन बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड द क्लोथ इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो ये जो फिनिशिंग होती थी ये कहाँ पे होती थी, लंदन में, और उसके बाद इसे क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड द क्लोथ इन द इंटरनेशनल मार्केट। इससे पहले कि व्यापारी कहाँ करे, उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचे, उसकी फिनिशिंग कहाँ की जाती थी, लंदन में। और लंदन है, इसी को क्या कहा जाता था उस टाइम पे, फिनिशिंग सेंटर, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें क्या होती थी, तैयार होकर आती थी, इसलिए इस फिनिशिंग सेंटर बोला जाता था। दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वॉज दस पार्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कॉमर्शियल चेंजेस। तो ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था ना, एक नेटवर्क ऑफ कॉमर्शियल एक्सचेंजेस का पार्ट था। कॉमर्शियल एक्सचेंजेस मतलब जो ये भारी भरकम कह रहे हैं, जो ये कह सकते हो ट्रेड के पर्पस से की जाती हैं चीज़ें, एक जगह से दूसरी जगह की जाती हैं, उन्हें कहते हैं कॉमर्शियल एक्सचेंज, जिसमें पैसे मिलते हों। इट वॉज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स एंड द गुड्स वेयर प्रोड्यूस्ड बाय वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो ये किससे कंट्रोल किया जाता था, इसको मर्चेंट्स करते थे, और यहाँ पे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स थे जो कि ये गुड्स को प्रोड्यूस किया करते थे। लगभग कहाँ पे, फैमिली फॉर्म्स, नॉट इन फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज नहीं लगी होती थी, जो मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट पे चल रही थी, तो वहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ नहीं लगी हुई थी। लेकिन ये काम कहाँ चल रहा था, ना ही फैक्ट्रीज में ना ही इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन ये फैमिली फॉर्म्स में काम चल रहा था, लोग अपने घर में कर रहे थे ये काम। तो लगभग एक जो स्टेज है ना, उसमें 20 से 25 वर्कर्स एम्प्लॉय होते थे। एक मर्चेंट कम से कम 20 से 25 वर्कर्स को क्या करता था, इसमें एम्प्लॉयड करता था। दिस मीन्स दैट ईच क्लॉथियर वॉज कंट्रोलिंग 100 ऑफ वर्कर्स। तो मतलब एक जो कपड़ा व्यवसाय था ना, वो लगभग सैकड़ों वर्कर्स को देख रहा था, काम दे रहा था। तो अब जो फैक्ट्री है उसकी शुरुआत कैसे हुई, देखा जाए तो जो सबसे पहले वाले फैक्ट्रीज थे तो वो 1730 में आई, 1730 में। लेकिन ये लेट 19th सेंचुरी दैट द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड। लेकिन इस सेंचुरी के आखिरी तक पहुँचते ना, ये जो नंबर है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू इरा वॉज कॉटन। जो ये नया जमाना आया वो किसके चलते आया, कॉटन के। तो इसका जो प्रोडक्शन है ना, वो अचानक से बूम हो गया, बूम मतलब बहुत तेज़ी से फैला। और जब लेट 19th सेंचुरी में, लगभग 19वीं शताब्दी में, जब 1760 ब्रिटेन वॉज इम्पोर्टिंग, तो 1760 की बात है, 1760 में जो ब्रिटेन है ना, कितना निर्यात कर रहा था, कितने ले आ रहा था, तो 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन। पाउंड्स क्या है वहाँ की जो है, वो है करेंसी, पाउंड्स स्टर्लिंग आज भी है। तो ये 2.5 मिलियन पाउंड्स रॉ कॉटन ले आ रहा था, ताकि क्या करे, अपनी कॉटन इंडस्ट्री को फीड कर पाए, उसका पेट भरने के लिए। लेकिन 1787 की बात है कि 2.5 मिलियन की जगह 22 मिलियन पाउंड्स हो गया। और इस इंक्रीज से ना क्या हुआ कि बहुत सारा चेंजेस देखने को मिला प्रोडक्शन में। जब भाई इतना कॉटन आ गया तो क्या होगा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके ऊपर देखते हैं कि जो प्रोडक्शन हुआ उससे हुआ क्या। ठीक है, इतना सारा जो आ रहा था, इंपोर्ट हो रहा था, क्या वो कॉटन, उससे हुआ क्या। तो अचानक में क्या हुआ ना कि बहुत सारी इन्वेंशंस, खोज स्टार्ट हुई कब, 18th सेंचुरी में। और इससे ना इफिकेसी बढ़ गई, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस की।
कार्डिंग की, ट्विस्टिंग की, स्पिनिंग की, रोलिंग की, मतलब बहुत सारी मशीन्स आ रही थी, बहुत सारी खोज आ रही थी, जिसके चलते ना जो इनकी क्षमता थी काम करने की वो क्या हो गई, काफ़ी अच्छी हो गई थी। प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा था, प्रोडक्शन करने का प्रोसेस था वो भी काफ़ी तेज़ हो गया था। कार्डिंग क्या होता है, तो कार्डिंग होता है हमारा, कार्डिंग का मतलब होता है यहाँ पर ट्विस्टिंग और स्पिनिंग करना, रोलिंग करना, उसको लपेटना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ना यहाँ पर सीरीज ऑफ इन्वेंशंस के साथ स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कार्डिंग के बारे में लिखा हुआ है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ना कॉटन और वूल को है ना उसको प्रिपेयर किया जाता है, कब, स्पिनिंग के पहले। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को इनको यहाँ पर लिया जाता था और इससे जैसे इनोवेशंस आई ना काफ़ी कामों में तेजी आ गई। तो एंड दे मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर थ्रेड्स एंड यार्न। और ये चीज़ें जो हो रही थी ना, तो जितना भी वर्कर था, एक वर्कर जितना काम कर रहा था वो बढ़ गया, एक वर्कर पे जो प्रोडक्शन था वो ज़्यादा हो गया। इससे जो वर्कर्स है ना वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने में क्या हो गया, इनका इनेबल हो गए, मतलब ये उस सारी चीज़ में दक्ष हो गए क्या करने के लिए, अब ये कर सकते थे, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते थे। देन रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड द कॉटन मिल। तो ये कॉटन मिल किसने जो किया था, क्रिएट किया था, वो किया था रिचर्ड आर्कराइट ने। ठीक, और इस टाइम तक एज यू हैव सीन क्लोथ प्रोडक्शन वॉज सेपरेट ऑल ओवर द कंट्री साइड। तो इस टाइम पे आप देख सकते हो कि जितने भी क्लोथ का प्रोडक्शन है, कपड़े का उत्पादन है, वो पूरे गांव में हो गया था और जितने भी विलेज हाउस होल्ड्स थे सब इस चीज़ का काम कर रहे थे। लेकिन अब जो कॉस्टली न्यू मशीन्स थी वो अब उसको खरीदा जा सकता था, उनको सेटअप किया जा सकता था, लगाया जा सकता था और मेंटेन इन द मिल। अब मिलों में क्या किया जा सकता था, ये सारे काम किए जा सकते थे। विद इन द मिल ऑल द प्रोसेसेस वेयर ब्रॉट टुगेदर। तो जितनी भी प्रोसेसेस थी ना मिल में अब क्या की जा सकती थी, जैसे वो मर्चेंट्स को क्या करना पड़ता था, एक बार यहाँ पे ले जाओ, स्टेपलर से खरीदो, फिर स्पिनिंग के ले दो, फिर ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। अब वो सारे काम एक ही जगह पर हो जाएंगे, एक ही छत के नीचे सब क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट भी हो जाएगा उनका। तो ये है ना एक केयरफुल सुपरविजन, उस पर जो निरीक्षण का था उस पर अच्छे से अब कायदे से लोग कर सकते थे। ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है सब पे देख सकता था। ए वॉच ओवर क्वालिटी, एक क्वालिटी कैसी क्वालिटी है उसके ऊपर देख रेख की जा सकती थी। एंड द रेगुलेशन ऑफ लेबर, जो लेबर कितना काम कर रहे हैं उसको भी देखा जा सकता था। ऑल विच हैड बीन डिफिकल्ट टू डू व्हेन प्रोडक्शन वाज इन द कंट्री साइड। ये सब जो मुश्किल काम होते थे, ये सारी चीज़ें बहुत कठिन होती थी अगर प्रोडक्शन कहाँ होते थे, गाँवों में हुआ करते थे। ये सारी सब चीज़ों की दिक्कत होती थी। लेकिन जैसे ही मशीन सेटअप होने लगी, मिल सेटअप होने लगी, रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल की खोज की, बनाई, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या हो गई थी, समस्या हल हो गई थी। अब जब अर्ली 19th सेंचुरी की बात करें शुरुआत में, तो फैक्ट्रीज ना बहुत ज़्यादा क्या हुई, इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप। तो इंग्लिश लैंडस्केप में एक बहुत अच्छा पार्ट आया किसका, इंटीमेट पार्ट बन गई, एक आंतरिक पार्ट बन गई किसका, इंग्लैंड का। सो विजिबल वेयर द इम्पोजिंग न्यू मिल्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा था कि जो नई नई हमारी मिल्स थी उनको क्या किया जा रहा था, थोपा जा रहा था। सो म्यूजिकल सीम टू बी द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, दिखाई दे रही थी जादुई उसकी जो ताकत थी ना, वो दिखाई दे रही थी किसकी, नई नई जो हमारी टेक्नोलॉजी थी उसकी जादुई ताकत दिखाई दे रही थी। दैट कंटेम्प्रेरीज वेयर डेजर्ट, और जो साथ के लोग थे ना, मतलब जो समय के थे, वो एकदम सरप्राइज्ड हो गए थे। दे कंसनट्रेटेड दियर अटेंशन ऑन द मिल्स, सारा का सारा उनका कंसंट्रेशन दिमाग कहाँ चला गया, तो मिल्स के ऊपर चला गया। सब बायलेंस को भूल गए थे। वर्कशॉप्स वेयर प्रोडक्शन स्टिल कॉन्टिन्यूड। बाइलेंस क्या थे, जो अदर चीज़ें थी, अदर प्रोसेस थी, वर्कशॉप्स थी, छोटे छोटे लेवल पे जो काम हो रहा था वहाँ पे भी काम चालू ही था, लेकिन ये चीज़ें भी स्टार्ट हो गई थी। अब ये देखो कहाँ पे है, इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर बना हुआ है बाय एम जैक्सन द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़। देख रहे हो ना कि कैसे ये चीज़ें हैं, एक लैंडस्केप दिखाई दे रहा है इसमें इंडस्ट्रीज़ का। चिमनीज बिलोइंग, चिमनीज दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे है ना, ये जो दिखाई दे रहा है चिमनीज पे से निकलते हुए क्या है, धुएं हैं। चिमनीज बिलोइंग स्मोक केम टू द कैरेक्टराइज द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। एक देखो कैसा माहौल बना हुआ है, कैसा लैंडस्केप है, कैसा नज़ारा है। तो एक इंडस्ट्रियल लैंडस्केप बन चुका था। कब की बात है ये, 1857 की है, इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर की।
द पीस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज कैसे चल रहा था, कि कैसे हाउ रैपिड वाज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कितनी तेजी से ये चल रहा था। और क्या डज इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन ओनली द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज, तो क्या खाली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से उससे फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही थी, खाली वही बढ़ रहे थे। तो पहली बात जो है ना वो ये है कि मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वेर क्लियरली कॉटन एंड मेटल्स। तो किसकी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगी थी वहाँ पे, या तो कॉटन की या तो मेटल्स की, ठीक है, या तो ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस, तो बहुत काफ़ी तेजी से चल रहे थे। कॉटन क्या है ना लीडिंग सेक्टर था, सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन हो रहा था, पहला फेज था इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉटन से, लगभग 1840 तक ये इसका जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज चला। फिर आफ्टर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उसके बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ का लगाई गई और इन्होंने रास्ता पकड़ा अपना, इसको लीड किया। और एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद क्या फैला, तो रेलवे फैला लगभग 1840 से, और फिर उसके बाद कॉलोनीज़ में कब फैला, 1860 तक कॉलोनीज़ में भी फैल गया। और जो ये आयरन की डिमांड है वो स्टील की डिमांड से बहुत तेज़ी से बढ़ी। लगभग 1873 ना ब्रिटेन जो है वो आयरन को क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था, और लगभग अबाउट 77 मिलियन ये यूरो का साइन है, डबल द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट। जितना वो क्या कर रहा था, कॉटन का एक्सपोर्ट कर रहा था ना, उससे ज़्यादा इसने किसका एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, आयरन और स्टील का। दूसरी चीज़, पहली बात ये थी तेजी की बात कर ली, अब दूसरी चीज़ ये देखो कि जो नई इंडस्ट्रीज़ थी ना वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को जल्दी हटा नहीं पा रही थी, आसानी से हटा नहीं पा रही थी। और जब 19वीं सेंचुरी की बात आई तो लगभग 20% ऑफ टोटल वर्क फोर्स वॉज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। तो लगभग 20% जो पूरा टोटल वर्क फोर्स था, मतलब जो काम हो रहा था वो टेक्नोलॉजी वाले में लगे हुए थे, जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे, एडवांस वाले थे, वहाँ पे लोग लगे हुए थे। और टेक्सटाइल वॉज अ डायनामिक सेक्टर बट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट वॉज प्रोड्यूस नॉट विद इन फैक्ट्रीज बट आउटसाइड विद इन डोमेस्टिक यूनिट्स। तो एक टेक्सटाइल जो था बहुत बड़ा सेक्टर था, लेकिन जो इसका बड़ा भारी पोर्शन था, एक अच्छा खासा पार्ट था ना, वो कहाँ प्रोडक्शन हो रहा था, तो वो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, बल्कि जो डोमेस्टिक यूनिट्स थे, घर वाला था, लोग घरों में काम कर रहे थे, वहाँ से अभी भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था। तीसरी बात है कि यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पे एक वो है, देख सकते हो यहाँ पर इमेज है, और इसमें क्या है ना, एक शॉप है जहाँ पे रेलवे वर्क्स किया जा रहा है, कहाँ पे, इंग्लैंड में। और इस फिटिंग शॉप में ना जितने भी लोकोमोटिव इंजन्स हैं उनको क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, या फिर जो पुराने वाले हैं ना उनको रिपेयर किया जा रहा है। तीसरा चीज़ क्या था इसमें देखा जाए तो pace of change, the traditional industries was not set by steam powered cotton। तो जो इंडस्ट्रीज है ना वो स्टीम पावर्ड कॉटन मेटल इंडस्ट्रीज थी, बट दे डिड नॉट रिमेन इंटायरली स्टैग्नेंट आइदर। तो इतना ज़्यादा तेज़ी से इन्होंने स्टीम पावर्ड नहीं थी, लेकिन देखा जाए तो क्या है ना कि ऑर्डिनरी एंड स्मॉल इनोवेशंस वेयर द बेसिक ग्रोथ इन मैनी नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर सच एज फूड प्रोसेसिंग। कहाँ काम आ रही थी, तो स्मॉल इनोवेशंस जैसे कि देखा जाए छोटी छोटी खोज, जैसे जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग के लिए बिल्डिंग पॉटरी, जो क्या है, किसी चीज़ को निर्माण करने में, पॉटरी बनाने में, ग्लास का वर्क करने में, टैनिंग करने में, फर्नीचर्स बनाने में, ये सारी चीज़ों में ना जो प्रोडक्शंस है यहाँ पे ये क्या हो रहा था ना, एक स्मॉल इनोवेशंस देखने को मिल रही थी। इससे इन लोगों में क्या हो रहा था, ग्रोथ का बेसिस था यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही थी साथ में पैरेलल में। और फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर स्लोली। तो ये जो टेक्नोलॉजी का चेंज हुआ ना, ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दिन में ढेर सारी मशीन्स आई, बहुत धीरे धीरे ये काम हुआ, और ये बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिकली एक नहीं आया कि हाँ इंडस्ट्रियल लैंडस्केप आया, बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी सबके साथ इंट्रोड्यूस हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा महंगी थी, एक्सपेंसिव थी, और मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे ना बहुत ही कॉशियस थे, सावधान थे इनके यूज़ करने के बारे में, कि अरे ऐसा ना हो कहीं कि ये क्या होता था, जल्दी टूट जाती थी, बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग कॉस्ट, बहुत रिपेयर बहुत मुश्किल से होती थी, बहुत ज़्यादा कीमत लगती थी, और ये उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी नहीं थी जितने ज़्यादा क्या करते थे मैन्युफैक्चरर्स। और ऐसा क्लेम किया इन्होंने कि उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी नहीं थी, मतलब लोग जितना हाथ से काम कर पा रहे थे। आज भी आप देखते होंगे कि एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो होती है उसमें कहाँ इतना ज़्यादा जो है वो हाथ वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं हम लोग, तो वैसे ही वहाँ पे उस टाइम पे भी था। अब एक केस देखें किसका, स्टीम इंजन का, ठीक है, जो भाप से चलने वाला इंजन था, किसने बनाया, जेम्स वॉट ने।
तो ये ना ऐसे स्टीम इंजन बनाया गया था न्यू कॉमन का, ठीक, न्यू कॉमन ने बनाया हुआ था अच्छा वाला, एंड पैटेंट द न्यू इंजन इन 1781। तो पहला नया इंजन कब बनाया गया? 1781 में, जो कि बनाया था इन्होंने न्यू कॉमन ने। लेकिन ना इन्होंने प्रोड्यूस किया क्या है, इम्प्रूव कर दिया अच्छे से, ठीक। अब इनका एक इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड था जिसने इंडस्ट्रीज लगाई हुई थी, मैथ्यू बोल्टन नाम था उसका। इसने मैन्युफैक्चर किया, नया मॉडल बनवाया, उत्पादन कहाँ हुआ तो मैथ्यू बोल्टन ने करवाया। लेकिन कुछ सालों तक ना कोई इसे खरीदने ही नहीं आया। लगभग शुरुआत में 19वीं सेंचुरी के खाली 321 स्टीम इंजन थे पूरे इंग्लैंड में। 321 के जो इंजन थे वही बने। ऑफ दीज 80 वेयर इन कॉटन इंडस्ट्रीज, और जो 80 थे इसमें से वो कहाँ लगे? कॉटन इंडस्ट्रीज में। 9 लगे वूल इंडस्ट्रीज में, और जो रेस्ट थे ना वो माइनिंग इंडस्ट्रीज में, जो खोदने खदान वाली इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे लगे। कोल वर्क्स एंड आयरन वर्क्स यहाँ पे लगे। स्टीम इंजन्स वेयर नॉट यूज्ड इन एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज, और कहीं इंडस्ट्रीज में इनका यूज ही नहीं हुआ। टिल मच लेटर इन द सेंचुरी, बहुत ज़्यादा सेंचुरी एकदम एंडिंग में आई, उनका कहीं यूज ही नहीं दिख रहा था। सो इवन द मोस्ट पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी, और लेकिन देखा जाए तो कितना ज़्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी थी ये। तो इसने क्या किया ना, बहुत ज़्यादा उत्पादन, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। लेबर के जो वो थे जो कम धीरे धीरे काम करते थे, उसकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी, एक्सेप्टेड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट। अब देखा जाए तो इसे धीरे धीरे क्या कर रहे थे ना, इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सेप्ट कर रहे थे। देखो यहाँ पे क्या है, एक स्पिनिंग फैक्ट्री है, और यहाँ पे देखो कैसे जो जेंट व्हील्स हैं, बड़े बड़े जो चक्कर वाले क्या हैं व्हील्स हैं, इन्हें क्या किया जा रहा है ना, ये स्टीम पावर कुड सेट इन मोशन, इनसे इनको क्या किया जा रहा है, जो इंजन है ना वो क्या कर रहा है, मोशन में ले आ रहा है। और लगभग 100 ऑफ स्पिंडल्स क्या कर रहे हैं ना यहाँ पर, टू मैन्युफैक्चर थ्रेड, ये क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है ना, लगभग ये साथ में घूम रहा है, उससे लगभग बहुत सारा थ्रेड क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ठीक है। बहुत धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को अपनाया जाने लगा, लेकिन एटलीस्ट अपनाया, और देखो किस तरीके से ये काम ने बहुत आसान कर रहा था, ऊपर से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा दे रहा था। अब हिस्टोरियंस को ना समझ में आया कि जो ये टिपिकल वर्कर्स हैं, एक मजदूर हुआ करते थे ना, कब मिड 19वीं सेंचुरी में, लगभग 19 सदी में, तो अब ये मैकेनिक ऑपरेटर है। बट द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पर्सन एंड लेबर, यही लेबर वगैरह थे जो ये सब मशीन वगैरह चलाते थे। ऐसा नहीं था कि ये कोई बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला काम करते थे। अब बात करते हैं हमारा जो दूसरा टॉपिक है, उस पर आ जाते हैं हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। जो हाथ से काम चल रहा था, ठीक है, जो हाथों से मजदूरी हो रही थी, और जो स्टीम पावर से मजदूरी हो रही थी, उसमें क्या था। इन विक्टोरियन ब्रिटेन का मतलब है वही उसी सेंचुरी की बात हो रही है। वॉज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर की कोई कमी ही नहीं थी। बहुत सारे मजदूर थे, पुअर पेजेंट से, गरीब किसान थे, एंड वैग्रेंट्स मूव टू द सिटी। जो बंजारे थे वो क्या कर रहे थे, सिटीज़ में जा रहे थे लार्ज नंबर में। किसकी खोज में जा रहे थे, तो जॉब्स की खोज में जा रहे थे, और वेट कर रहे थे किसके लिए, वर्क का। और जैसे अगर तुम जानोगे तो वहाँ पे ना बहुत सारे क्या हुआ करते थे, लेबर हुआ करते थे, लेकिन उनकी वेजेस क्या हुआ करती थी, जो उनको खर्चा पानी मिला करता था, वो क्या होता था, काफ़ी कम मिला करता था। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी, शॉर्टेज नहीं होती थी लेबर की, या फिर हाई वेज कॉस्ट की, तो इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। भर भर के क्या थे मजदूर वहाँ पे अवेलेबल थे। दे डिड नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस मैकेनिज्म। तो यहाँ पे क्या करना चाहते थे ना, कि इस टाइप का यहाँ पे हाँ ये है। सो इंडस्ट्रियलिस्ट हैड नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज। दे डिड नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस मशीन्स दैट गॉट रिड ऑफ ह्यूमन लेबर। तो ये ऐसे मशीन्स लाना ही नहीं चाहते थे जिससे कि क्या हो जाए ना, ह्यूमन लेबर खत्म हो जाए, क्योंकि जो ह्यूमन लेबर थे वो भरे पड़े थे। तो एक लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर मशीन्स लगाना होता तो बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए इन लोगों को ह्यूमन लेबर थोड़ा ज़्यादा सही लगता था। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में लेबर की डिमांड सीजनल हुआ करती थी, मौसमी हुआ करती थी। जैसे जो गैस वर्क्स करते हैं, ब्रिवरीज करते हैं, और स्पेशली बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ्स। तो ये सब कहाँ पे काम आता है, इन लोगों का कोल्ड मंथ में काम आता है। हाँ, तो ब्रिवरीज हुआ करती थी हमारी, ब्रिवरीज जहाँ बियर्स वगैरह प्रिपेयर होती हैं। तो ये ठंडी के मौसम में मतलब मिलता था, ऐसा कुछ हुआ करता था। तो जब इनको ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती थी,
ठीक। तब यही ठंडी का मौसम हुआ करता था जहाँ बहुत वीक डिमांड होती थी किसकी, लेबर्स की, बहुत एकदम उच्च डिमांड होती थी। बुक बाइंडर्स और प्रिंटर्स की जो है, केटरिंग की, जो बुक को बांधते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं या केटरिंग का काम करते हैं क्रिसमस वगैरह पे, उनके लिए क्रिसमस पे काम लगता है। एंड अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर इन लोगों का सबसे ज़्यादा काम कब लगता था, तो क्रिसमस पे लिखा करता था, ठीक है। और कोई भी क्या कहते हैं ना, एक्स्ट्रा हैंड्स चाहिए होते थे दिसंबर पे, क्योंकि क्रिसमस का टाइम होता था, तो इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती थी। और वाटर फ्रंट की बात करें तो विंटर वॉज अ टाइम एट दैट शिप्स वेयर, अगर वाटर की बात करें तो एक ऐसा टाइम होता था ना जहाँ पे शिप्स क्या की जाती थी, रिपेयर की जाती थी और वहाँ से निकाली जाती थी। और ऐसी इंडस्ट्रीज़ में ना जहाँ जो प्रोडक्शन है वो फ्लक्चुएट होता था सीज़न के साथ, मतलब कभी वहाँ पर जो काम है वो ज़्यादा है, कभी वो क्या है सीज़न है जो वो कम, सीज़न नहीं है तो काम नहीं है, ऐसा चीज़ चलती थी कहाँ पे, यूरोप में। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना वो हैंड लेबर को ज़्यादा प्रेफर करते थे, जो हाथ से लोग काम करते थे उनको ये ज़्यादा प्रेफर करते थे, उनको ज़्यादा वर्क देते थे सीजन्स में, ठीक है। यहाँ पे एक डायरी वगैरह लिखी हुई है, इसको मैं आपको बताऊंगी अभी चैप्टर की एंडिंग में, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह वो वहाँ हम डिस्कस करेंगे। पीपल ऑन द मूव इन सर्च ऑफ वर्क, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1879 में है। कैसे देखो लोग क्या है ना अपने घरों से छोड़कर जा रहे हैं काम की तलाश में, ऐसे गाड़ियों में बैठ के, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे है सम पीपल वे आर ऑलवेज ऑन द मूव। अब क्या करते थे, हमेशा घूमते टहलते रहते थे, कुछ छोटे छोटे सामान को बेचते थे, और कुछ क्या करते थे टेम्परेरी, मतलब ऐसे ही काम चलो काम ढूंढते रहते थे, परमानेंटली टेम्परेरी काम ये खोजते रहते थे। अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस ओनली विद हैंड लेबर, तो एक जो अच्छा खासा प्रोडक्शन है वो कहाँ होता था, प्रोडक्शन किससे होता था, जो हाथ से मजदूर काम करते थे उनसे। मशीन्स किस पे ओरिएंटेड होती थी, तो जैसे यूनिफॉर्म्स बनाने हो गए, कुछ अच्छे गुड्स हो गए जिनका बहुत मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन जो डिमांड है ना मार्केट में वो किसकी हुआ करती थी, तो कुछ इंट्रिकेट जटिल डिज़ाइंस की हुआ करती थी, जिसका क्या हो, कुछ अलग सा शेप हो, अच्छा सा शेप हो। और लगभग मिड 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में ना 500 वेराइटीज़ ऑफ हैमर्स आ गए थे, ठीक है। हैमर्स क्या होते हैं, हथौड़े। और लगभग 45 काइंड की तो एक्सेस आ गई थी, एक्सेस मतलब कुल्हाड़ियाँ होती हैं, वो इतनी ज़्यादा वैरायटी की आ गई थी, चीज़ें जो है मार्केट में आ गई थी। और इनको चाहिए था ह्यूमन स्किल चाहिए था, ठीक है, नॉट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। और इन्हें कम से कम मैकेनिकल टेक्नोलॉजी तो नहीं चाहिए थी, है ना, जो मशीन से काम होता है वो वाला नहीं चाहिए था, बल्कि इन्हें चाहिए थी ह्यूमन की स्किल, जो ह्यूमन का कलाकारी है वो चाहिए थे यहाँ पे। और विक्टोरियन ब्रिटेन की बात करें तो जो अपर क्लास है ना, जो अरिस्टोक्रेट्स हैं, जिनके पास ढेर सारा पैसा हुआ करता था, एंड द बर्जुअस, जो ढेर सारे अमीर हुआ करते थे, ये क्या किया करते थे ना, ऐसी चीज़ों को खरीदा करते थे जो हाथ से बनी होती थी। हैंडमेड प्रोडक्ट्स केम टू सिम्बलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास, तो इन सारी चीज़ों को ये किसको सिम्बलाइज किया करता था, रिफाइनमेंट को, अच्छी तरीके से बना हुआ होता था, और ये क्लास एक शो करता था। दे वेयर बेटर फिनिश्ड, उनके पास उनकी जो फिनिशिंग होती थी वो काफ़ी अच्छी होती थी। इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड, अकेले बनाए गए होते थे, स्पेशली केयरफुली डिज़ाइन को बहुत ही देखभाल करके उनकी डिज़ाइन की गई होती है। एंड मशीन वॉज गुड वेयर फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज, अब मशीन जो थी वो अच्छी थी, लेकिन कॉलोनीज में मतलब जहाँ लोग सस्ती मस्ती चीज़ें खरीदना पसंद करते थे वहाँ पर ये ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। In countries with labor shortage, industrialists were keen on using mechanical power so that the need of human labor can be minimized. तो इंडस्ट्रीज क्या है ना, यहाँ पर लेबर की शॉर्टेज देख रही थी, ठीक है, जहाँ पे लेबर की शॉर्टेज थी वैसे इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा था ना, मैकेनिकल पावर को यूज़ करना पड़ रहा था, ताकि जो ह्यूमन लेबर है ना उसको क्या किया जाए, मिनिमाइज कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन लेबर नहीं होते थे उतने ज़्यादा। तो एक 19वीं सेंचुरी में अमेरिका और ब्रिटेन के केस में ऐसा हुआ कि कोई जो प्रॉब्लम है ना ह्यूमन हैंड्स को हायर करने में, वो अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसा ही हुआ कि अब यहाँ पर चीज़ें जो है वो मशीन से करवाई जा रही थी। वर्कर्स एंड आयरन वर्क्स नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड, पेंटिंग बाय विलियम बेल, तो यहाँ पे है जिसमें कैसे आयरन वर्क्स काम कर रहे हैं ये लोग, मजदूर लोग डिफरेंट टाइप के हैमर्स और एक्सेस को लेके यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, वर्क कर रहे हैं। लाइफ ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की बात की जाए कैसी उनकी ज़िंदगियाँ हुआ करती थी, तो बहुत ज़्यादा एक पर्याप्त मात्रा, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या थे ना, लेबर मार्केट में थे, तो इससे क्या हो रहा था, जो वर्कर्स की लाइफ थी वो अफेक्ट हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। जैसे जो पॉसिबल जॉब्स हैं
वो लोग क्या करते थे ना, ट्रैवल टू कंट्री साइड 100 ट्रैम्स टू द सिटीज़, लगभग पैदल चल के क्या होते थे, वहाँ सैकड़ों लोग कहाँ से आया करते थे, गांव से आया करते थे। लेकिन जो जॉब पाने की पॉसिबिलिटी होती थी ना, वो एग्जिस्टिंग नेटवर्क, मतलब पहले से अगर कोई काम कर रहा है वहाँ पे, या कोई फ्रेंडशिप है, मतलब कोई दोस्त है या फिर कोई रिश्तेदार है, तो ये जो है ना, तभी वहाँ पे क्या मिलता है, फैक्ट्री में अगर कोई फ्रेंड काम कर रहा है तभी तुम्हें क्या होता है ना, वहाँ पे जॉब जल्दी से मिल जाती थी। लेकिन सबके पास तो इतने सामाजिक कनेक्शंस भी नहीं हुआ करते थे। बहुत सारे जॉब जो पाने की इच्छा रखते थे ना, उनको सब तो इंतज़ार करना पड़ता था। और ब्रिजेस या फिर क्या कहते हैं, रात में क्या होता था ना, जो अपनी नाइट है वो कहाँ बितानी पड़ती थी, पुल के नीचे बितानी पड़ती थी, ऐसा हुआ करता था। यहाँ पे देखो कैसी इमेजेस बनी हुई है कि जो बिना बेघर लोग हैं, भूखे हैं, पेंटिंग बाय सैमुअल लाइक ल्यूकफील्ड इन्होंने बनाई है कि कैसे जो ये पेंटिंग में दिखा रहे हैं ना कि जो जितने बेघर लोग थे लंदन में, वो टिकट्स के लिए अप्लाई कर रहे थे ताकि वो एक वर्क हाउस में रुक सके। एक ऐसा सेंटर्स था वहाँ पे जो क्या करता था, पुअर लॉ कमिश्नर से बनाया था गरीबों की देखभाल के लिए। डिस्टिट्यूट या वेफेयर जो गरीब हैं उनके लिए क्या बनाया गया था, जो राहगीर है उनके लिए ये बनाया गया था। स्टेइंग इन दिस वर्क हाउसेज वॉज अ ह्यूमिलेटेड एक्सपीरियंसेस, यहाँ पे करना काफ़ी बेइज्जती भरा एक्सपीरियंस हुआ करता था। सब लोग यहाँ करते थे ना, मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ता था, पहले देखना पड़ता था कि आप स्वस्थ तो नहीं हैं, अगर कोई डिजीज़ लेके तो नहीं आए हैं। उनकी जो बॉडी है वो अच्छे से साफ़ की जाती थी, और जिनके क्लोथ्स हैं उनको प्योरीफाई किया जाता था। दे हैड टू ऑल्सो डू हार्ड लेबर, और वहाँ पे भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें चल रही थी, ये हो रही थी वहाँ की लेबर की कंडीशंस। तो देखो कैसे सम स्टेट इन नाइट रिफ्यूजेस दैट वर सेट अप प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कुछ लोगों ने क्या किया था ना, प्राइवेट नाइट रिफ्यूजेस बनाया था, मतलब रात में रुकने के लिए जगह बनाई थी कुछ प्राइवेट लोगों ने। अदर वेंट टू कैजुअल वार्ड्स मेंटेन्ड बाय द पुअर लॉ अथॉरिटीज़, जिन्होंने पुअर लॉ अथॉरिटीज़ के मतलब गरीबों के लिए जो बनाई थी, वहाँ के कैजुअल वार्ड्स में ऐसे ही चले जाते थे। ठीक है, सीजनैलिटी ऑफ वर्क इन मैनी इंडस्ट्रीज मीन प्रोलॉन्ग पीरियड्स विदाउट वर्क, तो ऐसे मतलब होता था कि काफ़ी टाइम चला जाता था, काफ़ी सारा समय चला जाता था बिना काम मिले हुए। और लगभग एक जब बिजी सीजन ख़त्म होता था ना, तो जो लोग थे गरीब वाले थे, वो वापस से कहाँ पर आ जाते थे, सड़क पर आ गए। सम रिटर्न टू द कंट्री साइड आफ्टर द विंटर, जैसे ही विंटर ख़त्म हुआ तो ये कहाँ आ गए, कंट्री साइड, वापस से गांव चले गए। व्हेन द डिमांड ऑफ लेबर इन द रूरल एरियाज ओपनड अप इन प्लेसेस, तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि विंटर में बहुत सारी डिमांड आई, बट मोस्ट लुक फॉर ऑड जॉब्स, लेकिन बहुत सारे लोग ना बहुत ऑड जॉब्स करना चाहते थे। विच स्टिल मिड्स इन टीन्स ऑड जॉब्स, मतलब कि ऐसा नहीं कि खाली विंटर में काम करो, समर में भी चाहते थे वो जॉब्स। ठीक है, इसीलिए, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारा डिफ़िकल्टी था, ऐसे जॉब्स मिलना, काम उतना ज़्यादा होता नहीं था। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि कैसे ये स्पिंडल्स हैं जो कि बुनाई का काम करते हैं, और ये क्या है, ये तो एक ये स्पिनिंग जेनी है। ठीक है, जैसे अभी हमने पहले वाले में देखा, वहाँ पे खाली एक स्पिंडल था और एक ही व्हील था, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम देख सकते हैं ना कि यहाँ पे काफ़ी सारा जो है वो ढेर सारा हमारे पास एक ही से क्या करा जा रहा है, बहुत सारे स्पिंडल्स को चलाया जा रहा है। इसी को कहा गया स्पिनिंग जेनी। ठीक है, नोटिस नंबर ऑफ स्पिंडल्स दैट कुड बी ऑपरेटेड विद वन व्हील, तो कितने ज़्यादा स्पिंडल्स है ना वो एक ही व्हील से कंट्रोल किए जा रहे हैं। फर्स्ट वाली इमेज में देखो, एक व्हील से खाली एक ही स्पिंडल को क्या किया जाता, कंट्रोल किया जा रहा था। तो वेजेस इंक्रीज सम हॉट इन द अर्ली 19th सेंचुरी, किस तरीके से हाल फिलहाल में 19th सेंचुरी में वेजेस जो थे वो इंक्रीज हुए। लेकिन ये हमें बताते हैं वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स के बारे में कि हाँ कुछ तो अच्छा हुआ वर्कर्स के साथ में। द एवरेज फिगर्स हाइड द वेरिएशंस बिटवीन द ट्रेड्स एंड फ्लक्चुएशन फ्रॉम ईयर टू ईयर, लेकिन ये जो एवरेज फिगर है ना, ये चीज़ वेरिएशन को दिखा रहा है, गायब कर रहा है कि कैसे ट्रेड्स में फ्लक्चुएशंस हो रहे थे ईयर से ईयर के बीच में। भाई ट्रेड बहुत स्ट्रांग हो गया था, और थोड़ी सी अगर इन्होंने बढ़ा भी दी मजदूरी तो क्या ही अच्छा काम कर दिया था। अगर एग्जांपल के लिए देखा जाए तो जब प्राइसेस है ना रोज शार्पली इन ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग नेपोलियनिक वॉर, तो प्राइसेस क्या हुआ ना, नेपोलियनिक वॉर हुआ उसके बाद प्रोसेस क्या कहते हैं, किसी चीज़ की प्राइसेस थी ना वो एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ी, और जो रियल वैल्यू था ना वर्कर्स का वो गिर गया। मतलब जो प्राइसेस थी वो हाई हो गई, और जो वर्कर्स का बढ़ा था वो मतलब उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। चीज़ें महंगी हो गई थी लेकिन वर्कर्स का उस प्रोपोर्शन में क्या कहते हैं इंक्रीज़ नहीं किया।
तो इट्स इज द सेम वेजेस कुड नाउ बाय फ्यूअर थिंग्स। तो अब जो सेम वेजेस था ना, जिससे हम ढेर सारा पैसा खरीद सकते थे, अब हम उससे कुछ ही चीज़ें खरीद सकते हैं। इसके बावजूद जो इनकम है वर्कर्स की, वेज रेट अलोन उस पर ही डिपेंड करती थी खाली, और कोई इनके पास था नहीं चाह रहा। तो ये क्रिटिकल था पीरियड एम्प्लॉयमेंट के लिए। द नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क डिटरमाइंड द एवरेज डेली इनकम ऑफ द वर्कर्स। तो डेली इनकम ऑफ वर्कर्स को यही क्या करता था, कितने दिन उन्होंने काम किया, उसके हिसाब से इनका एवरेज डेली इनकम आता था। तो एट द बेस्ट ऑफ टाइम टिल मिड 19th सेंचुरी अबाउट 10% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन वेयर एक्सट्रीमली पुअर। अगर हम बात करें तो लगभग 10% जो अर्बन पॉपुलेशन है वो क्या हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करती थी। अब इकोनॉमिक स्लम की बात करें जैसे कि 1830 में, तो प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड वेंट अप टू एनीथिंग बिटवीन 35% to 5 and 75% इन डिफरेंट रीजन्स। बात किया जाए तो 1830s में जो प्रोपोर्शन है ना अनएम्प्लॉयमेंट का, जो बेरोजगारी का माहौल था, वो लगभग 35 या 75% था। डिफरेंट मतलब कहीं पे तो 35% बेरोजगारी थी, कहीं पे कितनी थी, 75% बेरोजगारी हमें देखने को मिल जाती है। अब स्पिनिंग जेनी क्या होती है, तो एक ऐसी जेम्स हार्ग्रीव्स ने 1764 में किया था, और जो इस मशीन है ना, इसने क्या कर दिया था, स्पिनिंग की जो स्पीड थी उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। प्रोसेस एंड रिड्यूस्ड लेबर, तो इससे क्या हुआ ना, काफ़ी ज़्यादा जो लेबर है, जो मजदूरी में है, वो कमी आ गई लेबर की डिमांड में। बाय टर्निंग वन सिंगल व्हील अ वर्कर कुड सेट इन मोशन नंबर ऑफ स्पिंडल्स। जो है वर्कर है वो काफ़ी सारे स्पिंडल्स को घुमा सकता है, और बहुत सारे स्पिन सेवरल थ्रेड्स एट द सेम टाइम। जो एक चीज़ में होता था उसको क्या कर सकता था, एक टाइम में बहुत सारी चीज़ें कर सकता था। द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स हॉस्टाइल टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जो ये अनएम्प्लॉयमेंट थी ना, बेरोजगारी थी, इसने इनोवेशंस या जो टेक्नोलॉजी आ रही थी उसका दुश्मन बना दिया था। किसको? लोगों को। जब स्पिनिंग जेनी आई ना, इंट्रोड्यूस किया गया उसे, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही इंट्रोड्यूस किया गया तो द वुलन इंडस्ट्री वीमेन हु सर्वाइव्ड ऑन हैंड स्पिनिंग। जो वीमेन किस पे बेस्ड थी, किस पे सर्वाइव कर रही थी, हैंड इंडस्ट्रीज पे, हैंड स्पिनिंग पे कर रही थी। अभी इन्होंने नई मशीन्स पर अटैक करना शुरू कर दिया, और दिस कॉन्फ्लिक्ट ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ द जेनी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये संघर्ष काफ़ी टाइम तक चलता रहा, जब तक इस इंट्रोडक्शन जेनी का इंट्रोडक्शन आया, क्योंकि भाई जो महिलाएं थी वो हाथ से काम कर रही थी, अब उनका रोजगार छिन रहा था, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी और अटैक कर रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, एक अंडरग्राउंड रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन सेंट्रल लंदन। यहाँ पे अंडरग्राउंड रेलवे बनाया जा रहा है, और 1850 में देखा जाए तो रेलवे स्टेशन बनने लगे थे लंदन में, और यहाँ पे एक लार्ज नंबर वर्कर्स की डिमांड आ गई थी, जो कि क्या करे, टनल्स को डिग करे, ठीक है, टिम्बर्स जो है उसको खड़ा करे, स्कैफोल्डिंग्स बनाए इस तरीके से, डू द ब्रिक एंड आयरन वर्क्स, ईट और आयरन वर्क्स का काम करे। जॉब सीकर्स मूव फ्रॉम वन कंस्ट्रक्शन साइट टू अनदर। जो जॉब सीकर्स थे ना, जिन्हें जॉब चाहिए थी, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। आफ्टर द 1840 being activity intensified in cities, opening up greater opportunities for employment। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के लिए स्टार्ट हुआ। रोड्स वेयर वाइडेंड, न्यू रेलवे स्टेशन केम अप, नए नए रेलवे स्टेशन आए, रेलवे लाइन्स बढ़ने लगी, एक्सटेंड होने लगी, टनल्स को खोदा जाने लगा, जो सुरंगें थी उन्हें खोदा जाने लगा, ड्रेनेज जो नालियाँ थी बनाए जाने लगी, सीवर्स बनाए जाने लगे, रिवर्स को बांधा जाने लगा, बांध बनाए जाने लगे। द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, जितने भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में वर्कर्स थे लगभग दोगुने हो गए 1840 तक, और उसके भी दोगुने हो गए सब्सिक्वेंट 30 ईयर्स, लगभग 30 साल तक वो क्या हो गया ना, पूरे के पूरे दुगने होते हुए चले गए। कितने ये एम्प्लॉयमेंट था वो सब यहाँ पे यूज होने लगा। बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, तो अब कॉलोनीज में जैसे मतलब ये तो यूरोप का हो गया, अब हम इंग्लैंड का देख लिया, अब हमने क्या है कॉलोनीज में कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था। तो अब हम किसकी बात करते हैं, इंडिया की। यहाँ पे देखते हैं कैसे की कॉलोनी बढ़ रही थी। वंस अगेन वी विल लुक नॉट ओनली एट फैक्ट्री इंडस्ट्रीज बट ऑल्सो एट द नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर। ऐसे सेक्टर को भी देखते हैं जहाँ पे मशीन्स का काम नहीं था। वी विल लिमिट अवर डिस्कशन प्राइमरली टू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। पहले हम लोग अपनी जो लिमिट है ना, मतलब कहाँ तक बात करेंगे खाली, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़ा उद्योग जो था उसके बारे में बात करेंगे।
इंडियन टेक्सटाइल्स की बात करें तो पहले मशीन आने से पहले इंडस्ट्रीज़ में सिल्क और कॉटन को बहुत ही ज़्यादा इंडिया डोमिनेट करता था, मतलब इंडिया से ये चीज़ें हो जाती थी इंटरनेशनल मार्केट में, टेक्सटाइल मार्केट में। कोर्स और कॉटन्स वेयर प्रोड्यूस्ड इन मैनी कंट्रीज़, बहुत ही मतलब ख़राब कॉटन जो है ना वो रफ़ कॉटन्स बने होते थे अदर कंट्रीज़ में, लेकिन जो फाइनर वेराइटीज़ अच्छी वेराइटीज़ आती थी ना वो इंडिया से आती थी, या तो आर्मेनिया से आती थी या ही पर्शियन से आती थी। तो ये सारे जो इंडिया से ही आती थी। और जो आर्मेनिया के लोग थे, आर्मेनिया भी एक कंट्री है, जो पर्सियन लोग हैं, ये लोग यहाँ से गुड ले जाते थे पंजाब से अफ़गानिस्तान, ईस्टर्न पर्सिया एंड सेंट्रल एशिया। फिर ईस्टर्न पर्सिया ले जाते थे, सेंट्रल एशिया ले जाते थे। बेल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल्स वेयर कैरिड ऑन कैमल बैक विया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ये कैमल के ऊपर लाद के इसको लेके जाते थे और माउंटेन पास करके कहाँ ले जाते थे, डिजर्ट से पास करके ले जाते थे। और वहाँ से क्या होता था ना, एक सी ट्रेड हुआ करता था, समुद्र के थ्रू व्यापार करते थे और प्री कॉलोनियल पोर्ट्स तक ले जाते थे। सूरत और गुजरात जैसे कोस्ट है ना वो इंडिया को गल्फ, रेड सी जैसे लोगों समुद्र से क्या करते थे ना, वहाँ पे कनेक्ट करते थे। मसूलीपट्टनम ऑन द कोरोमल कोस्ट एंड हुगली ऑन बंगाल हैड ट्रेड लिंक्स विद द सदर्न एशियन पोर्ट्स। जितनी भी साउथ एशिया वाली है ना चीज़ें, उनसे ये कनेक्ट होते थे। कौन कौन से, जो ये है गल्फ, क्या है ये, गुजरात है, गुजरात कोस्ट है, सूरत और गुजरात कोस्ट है, और यहाँ मसूलीपट्टनम है कोरोमंडल कोस्ट पे। ये जो ईस्टर्न साइड है ये है यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट, हाँ ये हमारा है, ये वाला है ईस्टर्न है, तो ये है हमारा कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पे मसूलीपट्टनम वगैरह है और यहीं से हुआ करता था अच्छा खासा व्यापार। A variety of Indian merchants and bankers were involved in this network। तो बहुत सारे जो मर्चेंट्स हैं इंडियंस के वो इसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे व्यापार में। फाइनेंसिंग प्रोडक्शन जितने भी किया जाता था उसके लिए पैसे ले आना, गुड्स को ले जाना और एक्सपोर्टर्स को देना ताकि वो बाहर ले जाके बेचे। लिंक द पोर्ट्स टाउन्स टू द इनलैंड रीजन्स। जितने भी पोर्ट्स टाउन है ना, मतलब मान लो ये यहाँ से यहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है, यहाँ पे ले आना, तो ये क्या हो गया, इनलैंड टाउन्स हो गए, इनलैंड रीजन्स हो गए, और ये पोर्ट वाले एरियाज हो गए। तो पोर्ट टाउन से लेके वहाँ तक ले जाना। दे गेव एडवांस टू वेवर्स। तो पहले क्या करते थे ना, एडवांस दे देते थे बुनकरों को, वेवर्स जो कपड़े बुनते थे। प्रोक्योर्ड द वुमेन क्लोथ फ्रॉम वेविंग विलेजेस। और फिर वहाँ से क्या करते थे, जो जितने भी बुने हुए कपड़े होते थे उसको ले आते थे, फिर सप्लाई करते थे कहाँ पे, पोर्ट्स पे। और जहाँ पोर्ट्स है ना वहाँ पे जो बिग शिपर्स हैं वो मर्चेंट्स को क्या करते हैं ना, ब्रोकर्स, ठीक है, ब्रोकर्स क्या होते हैं, बीच में जो काम करते हैं, ठीक है, who negotiated the price and bought goods from the supply merchants operating inland। तो ये क्या करते थे, कुछ ब्रोकर्स भी हुआ करते थे, ऐसे यहाँ से ले आया करते थे ये सारी चीज़ों को, और यहाँ से ये पोर्ट वाले जो मर्चेंट्स हुआ करते थे इनके बीच में ये काम करते थे, इनसे कम दाम पे खरीदते थे, इनको ये ज़्यादा दाम पे क्या करते थे, बेच देते थे। ऐसा ही किया करते थे। इनलैंड वाले क्या है, जो ज़मीन पे करते थे, और ये पोर्ट्स वाले क्या हो गए, जो किनारे समुद्र पे अब बाहर ले जाके चीज़ों को एक्सपोर्ट किया करते थे। लगभग 1750 में ना जो सारा का सारा ये नेटवर्क है वो उसको इंडियन मर्चेंट्स कंट्रोल करते थे। लेकिन ये क्या होने लगा ना, धीरे धीरे टूटने लगा। टूटा क्योंकि जो यूरोपियन कंपनीज है ना उन्होंने धीरे धीरे पावर गेन कर ली। कैसे किया, तो इन्होंने वैरायटी ऑफ कंसेशन फ्रॉम लोकल कोर्ट्स, जो लोकल कोर्ट्स थी वहाँ पे इंडिया की, वहाँ से कंसेशंस बहुत ज़्यादा रख लिए थे। फिर धीरे धीरे वो मोनोपोली राइट्स को कर लिया ट्रेड का, कि हमें अब एकाधिकार है ट्रेड करने का यहाँ पे। और इससे हुआ क्या ना, जो ओल्ड पोर्ट्स थे सूरत के, जो जहाँ से ये कपड़ा वगैरह होता था, हुगली थ्रू विच लोकल मर्चेंट्स हैड ऑपरेटेड, जहाँ से वो ऑपरेट काम किया करते थे ना, एक्सपोर्ट किया करते थे, तो ये बहुत तेज़ी से गिर गए। क्योंकि अब जो कोर्ट था उन्होंने ऑर्डर दे दिया था किसको, ब्रिटिशर्स को, कि आप ट्रेड फ्री, मतलब कि कंसेशंस दे दिए, टैक्स में छूट कर दी, बहुत सारी चीज़ों में मोनोपोली दे दी, एकाधिकार दे दिया कि हाँ आप भी ट्रेड करोगे खाली, और कोई ट्रेड नहीं कर सकता। तो इस तरीके से ना जो अर्लियर था वो पूरा का पूरा सूख गया, खराब हो गया। एंड द लोकल बैंकर्स स्लोली वेंट बैंकक्रप्ट। और जो लोकल बैंकर्स थे, जो लोकल बैंक्स उन्होंने खोले थे, वो सब एकदम दिवालिया हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया। लास्ट 17th सेंचुरी में ना द ग्रॉस वैल्यू ऑफ ट्रेड दैट पास थ्रू सूरत हैड बीन ₹16 मिलियन बाय द 1740s इज टू हैड स्लम्प टू ₹3 मिलियन। जो 16 मिलियन का कारोबार होता था, 16,000 मिलियन का, वो लगभग 3 मिलियन तक दब गया 1740 तक में, ठीक है। 1750 तक तो पूरा ही डूब गया था।
अब यहाँ पे देखो, ये है इंग्लिश फैक्ट्री जो कि सूरत में बनाई गई थी 17वीं सेंचुरी में। वहाँ की एक ड्राइंग है, ये सूरत में जो बनी थी, ठीक है, ये बनी सूरत में एक इंडस्ट्री, इंग्लिश फैक्ट्री। अब ये जो सूरत और हुगली है ना, ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। बॉम्बे और कलकत्ता बढ़ने लगे, ग्रू करने लगे। और ये क्या है ना, ओल्ड पोर्ट से क्या हो गया, नए तरीके से चला गया। और इसका मतलब हो गया कि अब किसकी पावर आ गई थी, कॉलोनियल पावर आ गई थी। और जो इन पोर्ट से ट्रेड हुआ करता था ना, वो कौन कंट्रोल किया करता था, तो सारी की सारी यूरोपियन कंपनीज किया करती थी और यूरोपियन शिप्स किया करती थी। जो बहुत सारे ट्रेडिंग हाउसेस थे पुराने वाले, वो क्या हो गया, पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, बर्बाद हो गया। और जो भी अब सर्वाइव करना चाहता था ना, मतलब अब जीना चाहता था, वो उसको किससे काम करना पड़ा, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी से हाथ मिलाना पड़ा। और ये सोचो कैसे ही इन लोगों की लाइफ को बदल दिया इसने, किसने, वेवर्स को, जो बुनकर थे या जो कलाकार थे, उनकी लाइफ को कैसे बदल दिया। तो सोचो अब बुनकरों का क्या हुआ होगा, जो वेवर्स थे उनका क्या हुआ होगा। The consolidation of East India Company power after the 1760s did not initially lead to a decline in the textile export from India. तो जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई 1760 में, तो यहाँ पे पहले ना टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया का ख़राब नहीं हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज हैड नॉट येट एक्सपेंडेड। अभी भी ब्रिटिश, चलो ठीक है, बाहर जाना बंद हो गया था, लेकिन इंडिया में तो हालत ख़राब नहीं हुई थी, इंडिया में तो बेच सकते थे। लेकिन अब क्या है ना कि क्योंकि अभी तक ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज जो है वो इंडिया में नहीं एक्सपैंड हुई थी, फैली नहीं थी। वेयर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। और इंडियन की जो फाइन टेक्सटाइल्स थी ना, अभी क्या हुआ, इनकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डिमांड थी, कहाँ पे, यूरोप में। तो कंपनी को ना क्या करना पड़ा, एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाना पड़ा, कहाँ से, इंडिया से बढ़ाना पड़ा। लेकिन इस्टेब्लिश करने से पहले पॉलिटिकल पावर जो है ना, बंगाल और कर्नाटक 1760 और 1770s में क्या हुआ यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे क्या हो गया कि देखा जाए पॉलिटिकल पावर ये लोग इस्टेब्लिश कर रहे थे वहाँ पर। और ईस्ट इंडिया कंपनी ना, पॉलिटिकल पावर क्या होती है, राजनीतिक पावर, ये लोग अपनी मजबूत कर रहे थे कहाँ पे, आपने सुना होगा बंगाल में और कर्नाटक साइड में। कब, 1760 1770 के बीच में। तो जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये बहुत ही, इसको दिक्कत हो रही थी रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, जो एक रेगुलर सप्लाई दे पाना एक्सपोर्ट के लिए, उसमें इसको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। द फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज़ ये सब भी आए हुए थे, फ्रेंच भी थे, डच भी थे, पोर्चुगीज़ भी थे। और लोकल ट्रेडर्स भी इन लोगों के साथ कंपटीशन में थे मार्केट में, जो कि क्या कर रहे थे, वोवेन क्लोथ्स को क्या कर रहे थे, सिक्योर कर रहे थे। तो वेवर जो है ना, वो मर्चेंट को सप्लाई करते थे और बार्गेन कर सकते थे और बेच रहे थे। द प्रोड्यूस टू द बेस्ट बायर, तो जो सबसे अच्छा खरीदार था उसको क्या कर रहे थे, चीज़ें बेच रहे थे। In their letters back to London, company official continuously complained at difficulties of supply and the high prices. तो कंपनी हमेशा क्या करती थी ना, इस चीज़ के लिए हमेशा कंप्लेन करती थी कि बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है सप्लाई में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं, ठीक है, हाई प्राइसेस हैं और जो सप्लाई में है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। लेकिन हुआ क्या, हाउएवर वाज ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पावर। जैसे ही पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक आए यहाँ पे, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ, कर्नाटिक वॉर्स हुए, बंगाल में जो नवाब थे वो चेंज हुए। जैसे ये लोग राजनीति में स्ट्रांग हुए ना, वैसे इन्होंने एक मोनोपोली इस्टेब्लिश कर दी, एकाधिकार, कि अब कौन ट्रेड करेगा, खाली हम ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि अब सारी की सारी पॉलिटिकल पावर इन लोगों के हाथ में थी। तो इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसा किया कि मैनेजमेंट कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कंपटीशन को बिल्कुल हटा दिया, कंट्रोल कॉस्ट को एकदम कंट्रोल कर लिया, एंड इंश्योर रेगुलर सप्लाईज। मतलब ये कह सकते हो कि कंपटीशन, अभी ये भी बेच रहा था, ये भी बेच रहा था, ये भी बेच रहा था, 3 लोग बेच रहे थे यहाँ पे, एक इंडियन बेच रहा था, एक मर्चेंट वाला, ठीक है, तो ये 3 लोग बेच रहे थे। लेकिन अब ये जो था यूरोपियन ने, इसने मोनोपोली घोषित कर दी, मतलब कहा कि अब ना तुम बेचोगे और ना ही तुम बेचोगे, अब कौन यहाँ पे ट्रेड करेगा, खाली मैं। अगर तुम्हें बेचना है और तुम्हें भी बेचना है तो आके हाथ किससे मिलाओ, मुझसे। दैट इज कॉल्ड द मोनोपोली। क्योंकि अब इसके पास क्या थी, राजनीतिक पावर थी, तो अब इनके ऊपर किसी का हाथ नहीं था, जिसका सारे हाथ ये लेके गया था, है ना, अब इसी का हाथ सबके सर के ऊपर रहने वाला था। तो ऑफ कॉटन, ऑफ सिल्क गुड्स, तो अब इसने क्या किया, कंपटीशन हटा दिया, मतलब अब खाली ये करेगा तो कोई कंपटीशन रह नहीं गया। इसने जितनी प्राइसेस थी कंट्रोल कर ली, मतलब कहा कि जो इतनी ज़्यादा तुम प्राइसेस देते हो, नहीं, अब कम पे बेचोगे तभी बिकेगा, नहीं तो बिकेगा ही नहीं। और रेगुलर सप्लाईज करनी स्टार्ट करवा दी, कॉटन की और सिल्क गुड्स की।
तो ये है क्या है, एक ये स्टेप्स के थ्रू क्या हुआ ना, काम यहाँ पे हुआ। पहला देखो कैसे हुआ यहाँ पर, तो जो कंपनी है ना उसने एलिमिनेट कर दिया एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स जितने भी थे पहले से जो वहाँ पे काम कर रहे थे व्यापारी, उनको हटा दिया। और ब्रोकर्स कनेक्टेड विद द क्लोथ ट्रेड, जो भी पहले वाले थे क्लोथ्स में कर रहे थे काम, उनको हटा दिया वहाँ से। और एक बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कंट्रोल ओवर वेवर, जो वेवर थे जो बुनते थे कपड़ा बनाते थे उनके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल कर दिया। और वो क्या है ना कि ऐसे पेड सर्वेंट रखे गए जिन्हें कहा जाता था गुमाश्ता, गुमाश्ता कहा जाता था। ये सुपरवाइज करते थे वेवर्स को, ये सप्लाईज कलेक्ट करते थे, जो भी ये बनाते थे सप्लाई करते थे उनको ये क्या करते थे, गुमाश्ता कलेक्ट करके लाते थे। उनकी क्वालिटी को चेक करते थे क्लोथ्स की कि कितना कैसी क्वालिटी है। दूसरा काम क्या किया इन्होंने कि ये प्रिवेंट किया कंपनीज को, ठीक है। इन्होंने क्या किया दूसरा काम, तो कंपनी वेवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स, ताकि ये दूसरी कंपनी से क्या करे, डील करे, है ना। अब वेवर्स जो है किसी और कंपनी से डील नहीं कर सकते थे, खाली उन्हीं से डील कर सकते थे। और इसके बाद क्या किया गया, सिस्टम ऑफ एडवांसेस, वंस एन ऑर्डर वॉज प्लेस्ड, एक बार एक ऑर्डर कर दिया गया तो वेवर को क्या किया जाता था, लोन दिया जाता था। पहले एडवांस दिया जाता था, लेकिन अब क्या किया जा रहा है, लोन दिया जाता था, ताकि वो रॉ मटेरियल खरीदे, उस पर क्या करे, उत्पाद करे। और जो लोन लेगा ना वो क्या करना पड़ेगा, उसी गुमाश्ता को क्या करना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा। दे कुड नॉट टेक इट टू एनी अदर ट्रेडर, तो किसी और व्यापारी के पास नहीं लेके जा सकते, खाली उन्हें गुमाश्ता को ही वो देना पड़ेगा। और जैसे ही लोन्स आने लगे, लोग बहुत ज़्यादा करने लगे, तो फाइन टेक्सटाइल्स की डिमांड जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई कि अब हमें कैसे चाहिए, अच्छे अच्छे फाइन टेक्सटाइल्स चाहिए, अच्छे कपड़े ही चाहिए, अच्छी क्वालिटीज़ ही चाहिए। तो इसकी डिमांड्स होने लगी। वेवर्स ईगरली टुक द एडवांसेस, और वेवर्स ने भी काफ़ी अच्छे मात्रा में बहुत सारे एडवांसेस ले लिए, ताकि अब क्या करेंगे ना, हम बहुत ज़्यादा कमाएंगे, इसके चक्कर में इन्होंने बहुत ज़्यादा लोन ले लिए। लेकिन मैनी वेवर्स हैड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड विच दे हैड अर्लियर कल्टिवेटेड अलॉन्ग विद वेविंग, तो बहुत सारे वेवर्स ऐसे भी थे जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स थे, ठीक है, ज़मीन के टुकड़े थे, जिसमें वो पहले काम भी किया करते थे, फसल भी उगाया करते थे वेविंग के साथ में। और प्रोड्यूस फ्रॉम दिस टुक केयर ऑफ देयर फैमिली नीड्स, और इससे उनकी फैमिली की नीड्स कंप्लीट हुआ करती थी। अब ये क्या कर रहे हैं ना, इनको लीज आउट मतलब किराए पे देने लगे, और जितना भी टाइम था वो किस पे देने लगे, तो वेविंग पे देने लगे, बुनगाई पे देने लगे। लेकिन ये ना इंटायर फैमिली चाहिए होती थी वेविंग के लिए, बुनगाई के लिए, चिल्ड्रन भी चाहिए होते थे, बच्चे भी लग जाते थे, औरतें भी लग जाती थी, सब क्या किया करते थे, प्रोसेस में साथ दिया करते थे। लेकिन बहुत सारे वेविंग विलेजेस में ना गुमास्तास की रिपोर्ट आया करती थी, वेवर्स और गुमास्तास की काफ़ी लड़ाई होने लगी, और जितने सप्लाई मर्चेंट्स थे ना वो क्या करने लगे, विद इन द विविंग विलेजेस। तो ये जितने भी सप्लाई मर्चेंट्स हैं ये कहाँ रहने लगे, तो विलेजेस में रहने लगे। एंड हैड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द वेवर्स, बुनकरों के साथ इनका काफ़ी अच्छा रिश्ता भी हो गया था, उनकी ज़रूरतों की भी देखते थे, उनका अगर कोई ज़रूरत के टाइम पे है या कोई मदद के टाइम पे है तो उनकी मदद भी करते थे। द न्यू गुमास्तास वेयर आउटसाइडर्स, लेकिन अब जो नए गुमास्ता आ रहे थे ना वो बाहरी लोग थे। अब इनके पास कोई इनका लॉन्ग टर्म सोशल रहता नहीं था, सामाजिक चीज़ें तो रहती नहीं थी विलेज में। तो ये ऐसे बहुत ही ज़्यादा क्या करते थे ना, एरोगेंटली बिहेव करते थे। मतलब एरोगेंटली बिहेव करने का मतलब बहुत ही घमंडी टाइप के हुआ करते थे। मार्च इनटू विलेजेस में घूमा करते थे, जैसे सिपाही के साथ में, सिपाही लोग हो गए उनके साथ में घूमा करते थे। सिपाही जो है ना उनको सिपाहीज कहा जाता था। मीनिंग एन इंडियन सोल्जर द सर्विस ऑफ ब्रिटिश, ठीक, जो एक इंडियन सोल्जर जो किस में रहा करता था, ब्रिटिश में। तो और चपरासियों के साथ घूमा करते थे, लोगों को परेशान किया करते थे, पनिश किया करते थे वेवर्स को अगर उन्होंने देरी की सप्लाई देने में तो। और कभी कभी तो पीट दिया करते थे, उन पर कोड़े बरसाया करते थे, फ्लॉक किया करते थे। द वेवर्स लॉस द स्पेस टू बार्गेन फॉर प्राइसेस, जितनी उनकी बार्गेनिंग की प्राइसेस थी उनको भी उन्होंने एकदम ख़त्म कर दिया। और कोई भी अब दूसरा खरीदार नहीं खरीद सकता था। ये तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि दूसरा खरीदार नहीं खरीद सकता, लेकिन अब बस गुमाश्ता को उन्हीं को देना है। जो भी प्राइस कंपनी से मिल रहा है उसी को लो, उसी पे कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, लोन पे मिल रहा है, उसी को करो और उसी में कंपनी को काम करके क्या करो आप दो। ऐसा करना पड़ रहा था। ऐसी तो कहाँ पे हो गई, वेवर्स के साथ ही उनकी हालत हो गई थी। बात किया जाए तो बहुत सारे प्लेसेस में ना, कर्नाटक, बंगाल में, तो यहाँ पे वेवर्स डिजर्टेड विलेज एंड माइग्रेटेड, तो यहाँ इन्होंने विलेज को छोड़ दिया और वहाँ से प्रवास मतलब वहाँ से दूर चले गए। एक लूम्स इन अदर विलेज वेयर दे हैड सम फैमिली रिलेशन, जहाँ उनकी कहीं रिश्तेदारी थी
या फिर कहीं और जहाँ पे विलेज में क्या कर सकते थे, जहाँ पे ट्रेडर्स ने रिवॉल्ट किया था अपोजिंग द कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल, इनको क्या करने लगे ना, कंपनी जो रूल्स बना रही थी और इसके जितने भी ऑफिशियल वर्कर्स थे, है ना, सबको ये अगेंस्ट में जाने लगे। बहुत टाइम बाद जो बहुत वर्कर्स थे ना, इन्होंने लोन लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया और अपनी शॉप्स को क्या कर दिया, दुकानों को बंद कर दिया और फिर कहा कि अब हम क्या करेंगे ना, खेती किसानी करेंगे, एग्रीकल्चरल लेबर करेंगे। बाय द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी, लगभग 19वीं शताब्दी तक में क्या हुआ ना, जो कॉटन वेवर्स थे, एक नई बहुत प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ी कि अब ये बुनाई से क्या वापस से कहाँ शिफ्ट हो गए, एग्रीकल्चरल लेबर करने पे ये लोग क्या हो गए थे, मजबूर हो गए थे। अब एक नई दिक्कत आती है, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। लगभग 1772 में हेनरी पर्टुलो, एक कंपनी है ऑफिशियल, ये क्या करती है, इंडिया में आती है और जो इंडिया की टेक्सटाइल डिमांड है वो कम तो हुई नहीं थी और कोई अच्छा अदर नेशन था भी नहीं जो इतनी अच्छी क्वालिटी का चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन बिगिनिंग में, शुरुआत में 19th सेंचुरी की हम देखेंगे तो एक बहुत ही ज़्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में इंडिया की गिरावट आई थी और मतलब चीज़ें बाहर नहीं बेची जा पा रही थी इंडिया से। इन 1811-12 पीस गुड्स काउंटेड फॉर 33% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स। बाई 1851 इट वॉज नो मोर देन 3%। 33% से हमने देखा था कि कैसे जो चीज़ें हैं इंडिया के एक्सपोर्ट में वो गिरावट आई थी और 33 से 3% पे आ गई थी। तो ये क्यों हुआ था और इसकी क्या जटिलताएं थी, क्या इम्प्लीकेशंस थे। तो जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में बढ़ी तो सारे के सारे जो इंडस्ट्रियल ग्रुप थे वो इस बात पे चिंता जताने लगे कि कैसे हमारी जो कंट्रीज में है इतना इम्पोर्ट आ रहा है। तो अब इन्हें प्रेशराइज किया जाने लगा गवर्नमेंट के ऊपर कि जितनी भी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है ना कॉटन टेक्सटाइल्स पे, उसको क्या किया जाए, ब्रिटेन में बेचा जाए बिना किसी क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन, मतलब बाहर का कोई कॉम्पिटिशन नहीं आएगा, ऐसे ही बस हमें बेचना है। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट परसुएडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसी टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मना लिया कि जितनी भी ब्रिटिश की मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें हैं ना मार्केट में, उसको क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा ब्रिटिश से कॉटन गुड्स। और धीरे धीरे क्या किया गया ना, बहुत ही ड्रामेटिकली तरीके से, लगभग 19th सेंचुरी में, एंड ऑफ द 18th सेंचुरी देयर हैड बीन वर्चुअली नो इम्पोर्ट ऑफ कॉटन पीसेस गुड्स इनटू इंडिया। तो अब क्या हुआ, लगभग 18th सेंचुरी के एंड में, अब वर्चुअली की बात करें तो कोई भी इम्पोर्ट नहीं हो रहा था इंडिया में, ठीक है, सब इंडिया अपने मत्थे पे था। लेकिन 1850 में होने क्या लगा कि जो कॉटन पीस गुड्स थे कॉन्स्टिट्यूटेड ओवर 31% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंडियन इम्पोर्ट्स एंड दस 1871 दिस फिगर वॉज ओवर 50%। लेकिन अब होने लगा, इम्पोर्ट होने लगा, लगभग 31% आता था, वो कहाँ से आ गया, 50% तक आ गया, इम्पोर्ट होने लगा क्या, इंडिया में। कॉटन वेवर्स इन इंडिया दस फेस टू प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम, दो प्रॉब्लम दोनों को सेम करनी पड़ रही थी। और वो प्रॉब्लम क्या थी, तो एक तो पहले इनका जो एक्सपोर्ट हो रहा था, जो ये चीज़ें बाहर बेच रहे थे, वो ख़त्म हो गया, कोलैप्स हो गया, और जो लोकल मार्केट थे वो भी एकदम बंद हो गए। अब मैनचेस्टर की इम्पोर्ट्स आ रहे थे इंडिया में, है ना, कितने थे, 31% से 50% जो थी चीज़ें वो कहाँ से आ गई थी, बाहर से आ गई थी, प्रोड्यूस्ड बाई मशीन्स एट लोअर कॉस्ट। और इसमें क्या होता है, काफ़ी कम कीमत पे मशीनों द्वारा बनाए गए इम्पोर्टेंट कॉटन गुड्स थे, मतलब जो कॉटन थे, कॉटन की चीज़ें बन के आई थी। अब ये बहुत ज़्यादा चीप हुआ करते थे, है ना, तो वेवर्स इसे ईजिली इनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाते थे, ठीक है। और लगभग 1850 तक ना रिपोर्ट्स थी कि जो वेविंग रीजन्स ऑफ इंडिया नरेटेड स्टोरीज ऑफ डिक्लाइन एंड डिसोलेशन, कैसे कि उनका जो खात्मा हुआ या फिर कैसे वो डिसोलेशन में चले गए, इसके बारे में कहानियाँ लिखते हैं। यहाँ बगल में कहानियाँ भी लिखी हुई हैं, आप लोग चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैं क्या करूँगी, एक सेपरेट वीडियोज़ में इन सारी कहानियों को सुना दूँगी, ठीक है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं पहले के टाइम की। और यहाँ पर क्या है कि ये है किसके बारे में, तो बॉम्बे हार्बर के बारे में है। बॉम्बे का एक पोर्ट है, लेट 18th सेंचुरी में ऐसे ही दिखाई दिया करता था। बॉम्बे और कैलकाटा में ना ट्रेडिंग पोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, मैंने पहले बताया, पहले बहुत सारी जगह पे पोर्ट्स थे, लेकिन जब ये लोग का कंपनी आ गई तो ये लोग इस पर शिफ्ट हो गए थे। तो डिक्लाइन ऑफ ओल्ड ट्रेडिंग सिस्टम एंड ग्रोथ ऑफ न्यू कॉलोनियल इकोनॉमी, ये दिखाता है कैसे पुराना वाला सिस्टम चला गया और नई इकोनॉमी आई। सिविल वॉर ब्रोक आउट, कॉटन सप्लाईज फ्रॉम द यूएस वेयर कट ऑफ। तो सिविल वॉर हुई थी और उसमें जो कॉटन सप्लाईज थी यूएस से वो एकदम बंद हो गई थी। ब्रिटेन टर्न टू इंडिया, तो यहाँ पे किसकी तरफ बढ़ी, इंडिया की तरफ बढ़ी। और जो रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स था ना इंडिया का, वो अब बढ़ गया। द प्राइस ऑफ रॉ कॉटन शॉट अप
Weavers in India were starved of supplies and forced to buy raw cotton at exorbitant prices. बहुत ही कम prices पे इसको खरीदने पे ये लोग मजबूर हो गए. In this situation, weaving could not pay. तो जैसे ही क्या हुआ ना, सिविल वॉर बढ़ा, मतलब होने लगी, तो यूएस से ना कट ऑफ हो गई, मतलब वहाँ से सब इंपोर्ट होना बंद हो गया. अब ब्रिटेन कहाँ आया, इंडिया की तरफ बढ़ गया. और जैसे ही कॉटन का एक्सपोर्ट बढ़ा इंडिया से, है ना, बाहर इंपोर्ट करने लगे लोग, तो वैसे ही एकदम बढ़िया से प्राइसेस क्या हो गए ना, एकदम बढ़िया से बढ़ गए. और जितने भी वेवर्स थे इंडिया में, अब वो एकदम सप्लाईज ही नहीं मिल रही थी उनको. और फोर्स टू बाय रॉ कॉटन एट एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, बहुत ही ज़्यादा जो रॉ कॉटन है उसको बहुत ही महंगी प्राइसेस पे खरीदने को मजबूर हो गया. और इस सिचुएशन में हुआ क्या ना, कि जितनी भी वेविंग थी उसको हम उधार वो चुका ही नहीं पाए. और लगभग 18th सेंचुरी के एंड में ना, वेवर्स के पास क्राफ्ट पीपल, उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की. जो फैक्ट्रीज थी इंडिया में, प्रोडक्शन वो एक ऐसे मार्केट से भर गई थी जहाँ पे मशीन के गुड्स थे. ठीक है, मतलब मशीनों द्वारा जो बनाए गए माल थे या फिर जो वस्तुएं थी उनको ज़्यादा खरीदा जा रहा था. तो कैसे वेविंग जो इंडस्ट्री थी ना, वो यहाँ पे सरवाइव कर पाती, कैसे वो चल पाती. फैक्ट्रीज केम अप, लेकिन फैक्ट्रीज लगी. और कैसे आई बाहर, तो पहली जो कॉटन मिल थी ना, वो बॉम्बे में लगी थी. कब, 1854 में. और लगभग इसी के साथ 2 साल बाद ना हुआ क्या, 1862 में 4 मिल्स लगी. 2 साल बाद आई 1854 में, लेकिन 2 साल बाद इन्होंने स्टार्ट किया. और जो 1862 है ना, वो लगभग 94,000 स्पिंडल्स थे और 2,150 लूम्स थे. अभी आपको दिखाना है स्पिंडल्स और लूम्स की फ़ोटो. ऊपर एक ऐसे व्हील्स था, एक और यहाँ पे ऐसे लगा होता था तकली टाइप का, उसी में यहाँ से क्या होता था, स्पिनिंग चलती थी. तो ऐसे क्या कहते हैं, 4 मिल्स लगाई गई थी. और लगभग सेम टाइम पे जूट मिल्स भी, बंगाल में जूट की काफ़ी ज़्यादा हार्वेस्टिंग होती थी, तो कल्टीवेशन होता था. तो बंगाल में जूट फैक्ट्रीज आने लगी, जूट मिल्स आने लगी. लगभग कब आई थी ये, तो 1855 में. और दूसरी आई थी लगभग 7 साल बाद, कब, 1862 में. नॉर्थ इंडिया में बात करें तो एल्गिन मिल्स चल रही थी कानपुर में. और 1866 में, कब में, तो 1860 में. और लगभग 1 साल बाद ना पहली कॉटन मिल जो थी वो कहाँ लगी, तो वहाँ ये लगी कहाँ पे, अहमदाबाद की जो पहली कॉटन मिल थी वो कब लगी, 1861 में. और लगभग बाई 1874 तक में जो फर्स्ट स्पिनिंग एंड वेविंग मिल है ना, वो मद्रास की, ये भी प्रोडक्शन करने लगी. तो ये कौन इंडस्ट्रीज लगा रहा था, ये कैपिटल, मतलब पैसे कहाँ से आ रहे थे और कौन काम कर रहा था इन मिल्स में. यहाँ पे देखो ये फोटो किसकी है, तो ये है जमशेद जीजी भॉय की. जीजी भॉय एक पारसी वेवर के बुनाई के लड़के थे. और ये बहुत ही अपने टाइम के औरों के जैसे ना, ये भी किस्में थे. तो ये चाइना में जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था, जो माल जाते थे उसको ये देखा करते थे. ही ओन्ड अ लार्ज फ्लीट ऑफ शिप्स, इनके पास बहुत ज़्यादा बेड़ा हुआ करता था, किसका, जहाज हुआ करती थी बहुत ज़्यादा. लेकिन ये ना अमेरिकन और जो ये इंग्लिश शिप्स आ गई थी, नहीं, इन्होंने इतना कंपटीशन हो गया था, कोई इनकी शिप्स का ज़्यादा यूज़ नहीं रह गया था. तो दैट्स वाई इन्हें क्या करना पड़ा था, 1850 तक अपनी सारी शिप्स को क्या करना पड़ा था, बेचना पड़ा था. जो एंट्रप्रेन्योर्स थे, जो पहले के क्या थे, यहाँ पे एंट्रप्रेन्योर्स थे, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं. एंट्रप्रेन्योर्स कौन थे, तो जो काम कर रहे थे, नया नया जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, उन्हीं को कहा गया कि एंट्रप्रेन्योर्स कहा गया. तो ये क्या किया जा रहा था, तो इंडस्ट्रीज़ जो है ना, वो डिफरेंट जो है जगहों पर सेट की जा रही थी, रीजन्स में सेट की जा रही थी. और बहुत सारे अलग अलग लोग इसको सेटअप कर रहे थे. तो देखते कौन कौन थे ये लोग, है ना. द हिस्ट्री ऑफ मैनी बिजनेस ग्रुप्स गोज़ बैक टू ट्रेड विद चाइना. तो अगर हम बात करें तो सबसे किसके बारे में है, जितने भी बिजनेस ग्रुप्स हैं, तो वो एक ही चीज़ पे जाते हैं, चीन के साथ व्यापार करने में. जैसे कि देखा जाए तो लेट 18th सेंचुरी में है ना, तो बुक में पढ़ा होगा लास्ट ईयर की, जो ब्रिटिश है ना, वो कहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा था इंडिया में, वो ओपियम ले आ रहे थे, है ना, अफीम वगैरह चाइना से ले आ रहे थे, टी ले आ रहे थे, चाय ले आ रहा था चाइना से, इंग्लैंड में ले जा रहे थे. और बहुत सारे इंडियंस जो है ना, वो क्या कर रहे थे कि यहाँ पे छोटे छोटे वो व्यापार कर रहे थे, किसके साथ में, चाइना के साथ में. तो ये क्या कर रहे थे, फाइनेंस दे रहे थे, एक जो कह सकते हो पैसों से वाला, और सब सप्लाईज ले आने वाला काम, शिप वगैरह जितनी भी, मतलब शिपिंग का काम होता था,
एक जगह से दूसरे जगह ले जाना शिप के थ्रू, ये सब काम का जो जिम्मा उठाया करते थे वो यही एंटरप्रेन्योर्स थे। हैविंग अर्न थ्रू ट्रेड, तो इन्होंने बहुत सारा चीज़ ना कमा के रखा हुआ था, कहाँ से, व्यापार से। और इसमें से कुछ बिजनेसमैन ऐसे थे ना जिन्होंने एक देखा था, एक नज़ारा देखा था किस चीज़ का, कि क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज आएंगी कहाँ पे, इंडिया में। तो लगभग बंगाल में देखा जाए तो द्वारका नाथ टैगोर थे। इन्होंने अपनी किस्मत चमकाई, चाइना के साथ व्यापार किया, और इन्होंने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट से क्या किया ना, 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज खोली थी 1830 से 1840 के बीच में। टैगोर्स एंटरप्राइज सैंक along with those of others in the wider business crisis of the 1840, तो इनकी भी उन्हीं के साथ नैया डूब गई, यानी जो बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया था 1840 में, जो बिजनेस क्राइसिस आई थी। लेकिन 19th सेंचुरी में ना बहुत सारे चाइना ट्रेडर जो है ना वो क्या हो गए, बहुत ही अच्छे से इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए थे। बॉम्बे की बात करें तो पारसीज थे, जैसे कि धिनशा पितित, ये जमशेदजी, नुसरतजी टाटा, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा जमशेदजी टाटा, इन्होंने क्या किया ना, बहुत सारी इंडस्ट्रियल एम्पायर्स बनाए इंडिया में। इन्होंने इकट्ठा किया बहुत सारी जो राशि थी, धन था, पैसा था, उन्होंने किया, उसको एक्सपोर्ट किया चाइना में। जो भी थी चीज़ें इनके पास, उनको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया चाइना में। और फिर रॉ कॉटन शिपमेंट्स वगैरह जो थी इंग्लैंड की, उसको भेजना स्टार्ट किया। सेठ हुकुमचंद एट मारवाड़ी बिजनेसमैन हु सेट अप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कैलकाटा इन 1917 में पहली जूट मिल डाली किसने, सेठ हुकुमचंद जी ने। और इन्होंने भी चाइना के साथ व्यापार किया। तो जैसे फादर किया, ग्रैंडफादर ने किया, और यहाँ पे जीडी बिरला है ना, जीडी बिरला ने भी ऐसा ही काम किया। आज भी हम देखते हैं ये सारे लोग ना, जमशेदजी टाटा जी का और जीडी बिरला लोग का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कितना लार्ज स्केल पे है, ये कितने अमीर हैं आज के टाइम पे। द्वारका नाथ टैगोर है, तो ये इनका बिलीव था, इनका भरोसा था कि इंडिया ना वेस्टर्नाइजेशन से डेवलप होगा और यहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा इंडिया में। तो इन्होंने इन्वेंटेड किया शिपिंग, शिप बिल्डिंग, माइनिंग का काम, बैंकिंग का काम, प्लांटेशंस का काम और इंश्योरेंस का काम इन्होंने शुरू किया था। किसने, द्वारका नाथ टैगोर ने। अब ये जो कैपिटल है, जो ये पैसा आया, ये ट्रेड से, नेटवर्क से, तो ये जो मद्रास के है ना, इन्होंने बर्मा से ट्रेड किया। वाइल अदर हैड लिंक्स विद द मिडल ईस्ट, जो ईस्ट अफ्रीका वगैरह है, इन सारी चीज़ों से, मतलब ब्रिटेन से नहीं तो अदर कंट्री से क्या कर रहे थे, पैसा इकट्ठा कर रहे थे। देयर वेयर ये 10 अदर कॉमर्शियल ग्रुप्स, और बहुत सारे कॉमर्शियल ग्रुप्स ऐसे थे, लेकिन वो ना डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे एक्सटर्नल ट्रेड में, बाहरी ट्रेड नहीं कर रहे थे वो लोग डायरेक्टली, ये इंडिया में ही ऑपरेट कर रहे थे। एक जगह से जो माल है या फिर जो सामान बन रहा था वो एक जगह से क्या कर रहे थे, दूसरी जगह ले जा रहे थे, बैंकिंग में मनी लगा रहे थे या फिर ट्रांसफ़र करते, फंड्स को दे रहे थे सिटीज़ के बीच में। एंड फाइनेंशिंग ट्रेडर्स, पैसों से हेल्प कर रहे थे ट्रेडर्स की। व्हेन अपॉर्चुनिटीज़, हेल्प नहीं कहेंगे, मतलब जो एक फाइनेंशियली हेल्प होती, फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं उनको ये देख रहे थे। जैसे आजकल बैंक आपकी फाइनेंशियल चीज़ों को देखता है, सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट्स क्या है। तो व्हेन अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज ओपनड अप, जब इंडस्ट्रीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ आई इन्वेस्टमेंट की, इनके पास पैसा था और जैसे ही इन्वेस्टमेंट आई, अपॉर्चुनिटी आई, इन लोगों को मौका मिला, तो इन्होंने क्या किया, फैक्ट्रीज लगा दी। ठीक है, पैसा तो कमा ही था, जैसे ही मौका मिला वैसे ही फैक्ट्रीज लगा दी। तो जैसे ही यहाँ पे कॉलोनियल कंट्रोल आया इंडिया पे, एकदम टाइटेंड हो गया, बढ़ गया। ठीक है, और द स्पेस विद इन विच इंडियन मर्चेंट कुड फंक्शन बिकेम इंक्रीजिंगली लिमिटेड। एक ऐसा फेज आया जिसमें कि क्या कर सके कि एकदम जो ये लोग थे ना वो बहुत ही कम काम कर सकते थे, एकदम लिमिटेड काम कर सकते थे। हद लग गई इन लोगों की कि हाँ अब आप इतने में काम कर सकते हो। दे वेयर बॉर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग विद यूरोप इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अगर अब जो आप ये उत्पादन कर भी रहे हो गुड्स का, तो वो आप यूरोप में ट्रेड नहीं कर सकते, यूरोप के साथ व्यापार नहीं कर सकते हो। एंड हैड टू एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल्स एंड फूड ग्रेन्स। और अगर आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो तो या तो वो कच्चा माल होना चाहिए या फिर अनाज होना चाहिए, फूड ग्रेन्स होना चाहिए, या फिर रॉ कॉटन को आप बाहर एक्सपोर्ट करो, या फिर ओफियम को, वीट को, गेहूँ को, इंडिगो को,
इन्हीं सब चीज़ों को, जो कि क्या कर सकते हैं ब्रिटिश को जिसकी ज़रूरत है। तो दे वेर ऑल्सो ग्रेजुअली एज्ड आउट ऑफ शिपिंग बिजनेस, तो फिर धीरे धीरे वो शिपिंग बिजनेस से क्या हो गए, एकदम से बाहर हो गए। अब पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज इनफैक्ट कंट्रोल्ड अ लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, तो इन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज को काफ़ी कंट्रोल कर लिया था। जो 3 बिगेस्ट ओवंस थे वो थे बर्ड हैगलर्स कंपनी, एंड्रयूज यूल और जार्डिन स्किनर कंपनी। इन्होंने कैपिटल्स को बढ़ाया और जॉइंट स्टॉक कंपनीज को मैनेज किया। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब एक कंपनी है, उससे बहुत सारी जो कंपनीज है वो जुड़ी हुई हैं, दैट आर कॉल्ड जॉइंट स्टॉक्स कंपनीज। तो इन मोस्ट इंस्टेंसेस, बहुत सारे एग्जांपल्स में देखा जाए तो इंडियन फाइनेंशियरीज प्रोवाइड द कैपिटल वाइल द यूरोपियन एजेंसीज मेड ऑल इन्वेस्टमेंट तो एंड बिजनेस डिसीजन। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस में एग्जांपल में देखा जाए तो जो इंडियन फाइनेंशियरीज थे, जो इंडियन पैसा वाला लेन देन का काम कर रहे थे, तो ये कैपिटल प्रोवाइड कर रहे थे, जबकि यूरोपियन एजेंसीज है ना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कर रही थी किसमें, बिजनेस के डिसीजंस में, ये सारा का सारा इन्वेस्ट कर दे रही थी। यूरोपियन के जितने व्यापारी थे उनका खुद का चैम्बर्स हुआ करता था, जिसे कहा जाता था चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विच इंडियन बिजनेसमैन वेयर नॉट अलाउड टू ज्वाइन। तो इनका अपना ही एक यूनियन का होता था, जिसे क्या कहा जाता था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना इंडियंस के लिए जगह नहीं थी कि अगर ये है भी कर भी रहे व्यापार तो इसमें इनको जगह नहीं मिलती थी। वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, तो ठीक है, तो फिर मजदूर कहाँ से आए। फैक्ट्रीज नीडेड वर्कर्स, फैक्ट्रीज में वर्कर्स की ज़रूरत थी, और जैसे ही फैक्ट्रीज बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ने लगी, और लगभग 1901 में क्या हुआ, 5,84,000 वर्कर्स जो थे वो इंडियन फैक्ट्रीज में आए। 1946 में लगभग तो 2,43,00,000 यहाँ पर कितने जो मजदूर है वो आ गए यहाँ पर तो 24,36,000 मजदूर क्या हो गए, मार्केट में आ गए। तो ये आए कहाँ से, एक्चुअल में इतनी संख्या जो है वो बढ़ी कहाँ से। फिलहाल ये देखो, यंग वर्कर्स ऑफ अ बॉम्बे मिल अर्ली 20th सेंचुरी, कैसे ये अर्ली वर्कर्स है, यंग वर्कर्स हैं, आए हैं कहाँ पे वर्क करने के लिए, बॉम्बे मिल में। व्हेन वर्कर्स वेंट बैक टू देयर विलेज होम्स दे लाइक ड्रेसिंग अप, और जब वो अपने घर जाते थे ना तो उनको लगता था कि हाँ बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन कर क्या करें, वो फोटो वोटो खिंचा कर क्या जाए, घर जाए। ठीक है, इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन्स वर्कर्स केम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अराउंड, तो जो बहुत सारे इंडस्ट्रियल थे वहाँ पे आते थे वर्कर्स, कहाँ से, जो आसपास के जिले थे वहाँ से आया करते थे। जो मजदूर क्या हुआ करते थे, फार्मर हुआ करते थे, यानी पीजेंट्स, किसानी क्या करते थे, कलाकारी किया करते थे। हु फाउंड नो वर्क इन द विलेज, जिन्हें गाँव में कोई काम नहीं मिला करता था तो वो इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाते थे, किसके लिए, काम की खोज में। लगभग 50% जो वर्कर थे ना बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्रीज में 1911 में, तो वो पड़ोसी की डिस्ट्रिक्ट से आए थे। कहाँ से, रत्नागिरी नाम की डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ से आए हुए थे। जो कि कानपुर की मिल थी वहाँ पे जो टेक्सटाइल हैंड विलेजेस आए थे, तो वो डिस्ट्रिक्ट आए थे कहाँ से, कानपुर की डिस्ट्रिक्ट से आए थे। तो मोस्ट ऑफन मिल वर्कर्स मूव बिटवीन द विलेज एंड सिटी रिटर्निंग टू देयर विलेज होम्स ड्यूरिंग हार्वेस्ट एंड फेस्टिवल। तो ये आते कहाँ से थे, गाँव से आते थे, और लौटते कब थे, जब कभी कोई क्या पड़ता था, हार्वेस्ट मतलब या तो कटाई का सीजन आ जाता था या तो कोई त्योहार पड़ता था, तभी अपने घरों को लौट जाते थे। ओवर टाइम एज न्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड, जैसे ही ये एम्प्लॉयमेंट की कि हाँ लोगों को रोज़गार मिल रहा है, इसकी न्यूज़ फैली, तो ये वर्कर्स है ना बहुत ही ज़्यादा दूर दूर से क्या करने लगे, मिल्स में काम करने के उससे होप से आने लगे। यूनाइटेड प्रोविंसेस फॉर इंस्टेंसेस, जैसे यूपी को पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। दे वेंट टू वर्क इन द टेक्सटाइल मिल्स ऑफ बॉम्बे, तो जो यूपी के लोग थे वो कहाँ चले गए थे, बॉम्बे में चले गए थे। एंड इन द जूट मिल्स ऑफ कैलकटा, या फिर कैलकटा चले गए थे, किसकी खोज में, तो काम की खोज में। ये लोग क्या करे गए थे, दूर से चले गए थे, पहले पास के लोग जाते थे, फिर धीरे धीरे जैसे पता चला कि यहाँ काम मिल रहा है तो दूर के लोग भी जाने लगे। गेटिंग जॉब वॉज ऑलवेज डिफ़िकल्ट, हमेशा जो जॉब लेना था ना, नौकरी मिलती थी वो हमेशा कठिन थी। जब मिल्स है बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाइड हो गई, उनका गुने दरगुना बढ़ रही थी, डिमांड फॉर वर्कर्स इंक्रीज, जो वर्कर्स की डिमांड थी वो भी बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी डिफ़िकल्ट था। नंबर सीकिंग वर्कर्स वेयर ऑलवेज मोर देन द जॉब्स अवेलेबल, लेकिन हमेशा जो वर्कर्स थे उनकी संख्या हुआ करती थी, मान लो जितनी जॉब हुआ करती थी उससे ज़्यादा ही हुआ करते थे, क्या वर्कर्स हमेशा ज़्यादा हुआ करते थे। अब एंट्री भी नहीं होती थी मिल्स में,
बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड थी, बहुत सारे बंधन थे, फाउंडेशंस थी। तो इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली एम्प्लॉयड अ जॉबर टू गेट न्यू रिक्रूट्स। तो यहाँ पे ये लोग किया करते थे जॉबर की नियुक्ति, जो कि नई नई क्या करते थे, रिक्रूट्स ले आते थे, यानी नए लोगों को नियुक्त करते थे। उन्हें क्या कहा जाता था, जॉबर। मतलब आज के टाइम का HR उस टाइम पे कहा जाता था क्या, जॉबर। तो जॉबर जो है ना वो एक पुराना ट्रस्टेड वर्कर होता था, भरोसेमंद इंसान होता था। वो लोगों को ले आता था कहाँ से, गांव से, और उन्हें जॉब दिलाता था और उन्हें क्या करता था, हेल्प करता था, मदद करता था ताकि वो सिटी में सेटल हो जाए। और उन्हें क्या करता था, जब उनकी ज़रूरत में क्या करता था, उन्हें पैसे से हेल्प करता था। तो द जॉबर देयरफॉर बिकेम अ पर्सन विद सम अथॉरिटी एंड पावर। तो इनके पास कुछ अथॉरिटी और पावर भी हुआ करती थी। ही बिगैन डिमांडिंग मनी एंड गिफ्ट्स फ्रॉम हिज फेवर एंड कंट्रोलिंग द लाइव्स ऑफ वर्कर्स। तो इसको क्या किया जाता था ना, ये पैसे मांगता था ये सब काम करने के लिए कि हाँ चलो जॉब दिलाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, और गिफ्ट भी मांगता था अपने इस फेवर के लिए, ठीक है। और ये क्या करता था, वर्कर्स की लाइफ को कंट्रोल किया करता था, ठीक है। मतलब कि हाँ कैसे यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जॉब दिलाना, और क्या कहते हैं, ज़रूरत के टाइम पे मनी ऑफर करना, फ्री में नहीं देना, मतलब हाँ लौटा देगा लेकिन फिर भी ज़रूरत है तो पैसे देना, सेटल करना सिटी में। तो इसी को क्या कहा जाता था, जॉबर कहा जाता था। और उसके बदले वो पैसे वगैरह, गिफ्ट वगैरह लिया करता था। द नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स इंक्रीज ओवर टाइम। बहुत ज़्यादा फैक्ट्री वर्कर्स आ गए थे। हाउएवर यू विल सी दे वेयर अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स। जितना वर्कफोर्स चल रहा था उसका ये बहुत ही कम हिस्सा थे, लेकिन फिर भी थे तो है ही ना। अ हेड जॉबर, देखो कैसा दिखाई देता था, एक हेड जॉबर। नोटिस करो हाउ द पोस्चर एंड क्लोथ्स एम्फेसाइज, कैसे इसका पोस्चर है और कैसे ये एम्फेसाइज कर रहा है कि पोजीशन ऑफ अथॉरिटी की, कोई अथॉरिटी में है बंदा, किसी तो ताकतवर वाली पोजीशन पे है, इसके पास भी तो कुछ पावर्स है, ठीक। तो ये है यहाँ पर। यहाँ पे देखो स्पिनर्स एट वर्कर्स इन अहमदाबाद मिल। ये देखो स्पिनर्स हैं, स्पिनिंग का काम कर रहे हैं, और अहमदाबाद मिल में ये काम चल रहा है, किसका, स्पिनिंग का। द पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ्स, क्या इसकी विशेषताएं थी जो इतनी तेजी से इंडस्ट्रियल, जो मतलब ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज विच डोमिनेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया। तो बहुत सारी मैनेजिंग एजेंसीज थी जो कि इंडस्ट्रियल जो भी यहाँ पे क्या कर रहा था, इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन कर रही थी, उत्पादन कर रही थी। वे इंटरेस्टेड इन सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट ले रही थी। कौन, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज। जैसे कि इन्होंने टी और कॉफ़ी, कपड़ा छोड़ के अब किस पे आ गए, टी और कॉफ़ी प्लांटेशंस पे आ गए, चाय और कॉफ़ी के बागान लगाने लगे। एक्वायरिंग लैंड एट चीप रेट्स फ्रॉम द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट थी ना, वहाँ से ये लोग चीप कॉस्ट में क्या करते थे, लैंड खरीद लेते थे और फिर इसको क्या लगा देते थे, कॉलोनियल, एंड दे इन्वेस्टेड इन माइनिंग। फिर वहाँ पे खुदाई का काम चलता था। इंडिगो लगा देते थे, ठीक है, नील लगा देते थे, जूट की खेती किया करते थे। और यहाँ पे ना प्राइमरीली एक्सपोर्ट ट्रेड, नॉट फॉर सेल इन इंडिया। और ये एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए क्या कर, मतलब सारा माल बाहर बेचना होता है, इंडिया के लिए नहीं, ऐसा इंडिया में उसके लिए नहीं। लेकिन जब इंडियन बिजनेसमैन ना, इन्होंने इंडस्ट्रीज लगानी शुरू कर दी 19वीं सेंचुरी में, तो इन्होंने मैनचेस्टर गुड्स के साथ कॉम्पिटिशन नहीं किया इंडियन मार्केट में। Since yarn was an important part of British imports into India, यार नहीं थे जो क्या किए जाते थे, ब्रिटिश इंपोर्ट किए जाते थे इंडिया से। द अर्ली कॉटन मिल्स इन इंडिया प्रोड्यूस्ड कोर्स कॉटन यार्ड। तो जो पहले कॉटन मिल्स थी ना इंडिया में, वो एक रफ कॉटन जो है वो किया करती थी rather than फैब्रिक से। तो व्हेन यार्न वाज इम्पोर्टेड इट वाज ओनली द सुपीरियर वेराइटी। जब भी कभी यार्न को इम्पोर्ट भी किया जाता था ना, तो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले हुए थे। यार्न बताया ना, वही धागा का गोला जो हुआ करता था। यार्न प्रोड्यूस्ड इन इंडिया स्पिनिंग मिल्स वाज यूज्ड बाय हैंडलूम वेवर्स। तो हैंडलूम्स मतलब हाथ वाले, जो जितने भी वेवर्स थे, हाथ वाले बुनाई वाले थे, सब वही यार्न बनाते थे और इसको कहाँ, चाइना में एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20वीं सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी के 20वीं शताब्दी के पहले वाले में क्या हुआ, क्या ना, कि एक चेंजेस देखने को मिला। अफेक्टेड पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। 20वीं शताब्दी के पहले का देखें ना, 20वीं सदी के पहले का, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा सा अफेक्ट होने लगा था। वो कैसे, तो यहाँ पे चलने लगे थे स्वदेशी मूवमेंट। मतलब जो है ना, बहुत सारे मूवमेंट चलने गए थे कि अब हमको ना अपने देश का जो सामान है वो यूज़ करना है।
तो इसने काफ़ी मोमेंटम पकड़ लिया, इसकी गति काफ़ी तेज हो गई और जो नेशनलिस्ट थे ना वो कहने लगे कि जितने भी फॉरेन के सामान आ रहे हैं, क्लोथ्स आ रहे हैं, उनको बायकॉट कर दो, मतलब ख़त्म कर दो। तो इंडस्ट्रियल जो ग्रुप्स थे, अभी नेशनलिज्म इन इंडिया में भी हमने पढ़ा है कि कैसे वहाँ पर जो प्रोडक्शन था मतलब था, लोगों ने कैसे कम कर दिया एकदम। तो ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट, तो इन्होंने अपने आप को एक ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर दिया है ना, ताकि जो गवर्नमेंट है वो प्रेशराइज हो जाए टैरिफ प्रोटेक्शन लगाने वगैरह के लिए, ताकि बाहर की जो चीज़ें हैं कट उस पर क्या हो जाए ना, टैरिफ वगैरह यानी जो टैक्स वगैरह रख रहे हैं उसको कर दिया जाए, लगा दिया जाए, और इनको क्या कर दिया जाए, थोड़ी कंसेशन दे दी जाए, छूट मिल जाए इनको। तो लगभग 1906 में मोर ओवर द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यार्न टू चाइना डिक्लाइन, तो इंडियन यार्न जो चाइना का था ना एक्सपोर्ट, वो डिक्लाइन नीचे हो गया था। एंड फ्रॉम चाइनीज एंड जापानीज मिल्स फ्लडेड द चाइनीज मार्केट, तो यहाँ पे डिक्लाइन कम हो गया था एकदम। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ ना कि सारा का सारा जितने हैं एक्सपोर्ट है इंडियन यार्न का, वो चाइना में एकदम कम हुआ। लेकिन उसके बाद भी जो चाइनीज़ है और जापानीज़ है वो मिल्स जो है ना पूरी की पूरी जो जापानीज़ मिल्स है ना उन्होंने पूरा का पूरा चाइना मार्केट पूरा भर दिया। तो जो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट है ना ये लोग कहाँ होने लगे, यार्न मतलब ये धागे नहीं बना रहे थे, क्योंकि ये लोग धागों का पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो अब ये यहाँ पे किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्लोथ का, मतलब अब ये कपड़े बनाएंगे। कॉटन पीस गुड्स प्रोड्यूसिंग इन इंडिया डबल बिटवीन 1900 एंड 1912, तो अब ये कॉटन पीसेस बनाने लग गया, तो कपड़े बड़े बड़े बनाने लगे या तो फिर उसके पीसेस, और या फिर ये क्लोथ्स बनाने लगे। तो लगभग 1900 से 1912 के बीच में ये काम दुगना हो चुका था। अब पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो स्लो हो गई। जो वॉर है ना वो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिकली तरीके से नई सिचुएशंस ले आ दी। जैसे ब्रिटिश मिल्स है ना वो एकदम वॉर प्रोडक्शन में जुट गई है ना, कि कैसे आर्मी है, ठीक है, आर्मी में मतलब अब उसका ध्यान जो था ना, फोकस जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो कहाँ शिफ्ट हो गया, अब वो ट्रेड की तरफ से आर्मी पे शिफ्ट हो गया था। तो जो मैनचेस्टर इंपोर्ट्स थे वो इंडिया में वो कम हो गए धीरे धीरे, और जो अचानक से ना इंडियन मिल्स के जो है होम मार्केट मिल गया सप्लाई करने का, मतलब होम मार्केट मतलब अपना जो एरिया था वो इनको वापस मिल गया सप्लाई का। और जैसे ही वॉर देर तक चली तो इंडियन फैक्ट्रीज वेयर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई वॉर नीड्स, तो इंडियन फैक्ट्रीज ने ना जो वॉर के लिए ज़रूरतें थी उसको बनाना शुरू कर दिया। जैसे जूट्स के बैग बनाना शुरू कर दिए, क्लोथ बनाने कर दिया, आर्मी की यूनिफॉर्म्स वगैरह जो ड्रेस थी उसको बनाने के लिए, टेंट्स वगैरह के कपड़े बनाने के लिए, लेदर्स के बूट बनाने के लिए, हॉर्स के जो है ना म्यूल या सैडल्स जो उसके ऊपर चढ़ने के लिए बनाते हैं, गद्दे बैठने के लिए, और एक होस बनाने के लिए आइटम्स के लिए। तो इन लोग ना बनाने लगे ये सारी चीज़ें, जैसे ही डिमांड आई वैसे इन लोगों ने बनाना ये स्टार्ट कर दिया। न्यू फैक्ट्रीज वेयर सेटअप एंड ओल्ड वंस रैन मल्टीपल शिफ्ट्स, ठीक है। तो बहुत सारी नई नई जो है यहाँ पर शिफ्ट्स लगाई गई, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाई जाने लगी, बहुत सारी फैक्ट्रीज नई नई सेटअप की गई थी। यहाँ पे देखोगे तो द फर्स्ट ऑफिस ऑफ द मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो पहला ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है कहाँ का, मद्रास का। बताया था ना कि लोग क्या होता ना कि ग्रुप बनाया जा रहा था कि हाँ ये अगर कोई बाहरी दिक्कत आती है तो हम लोग को ऐसे ऐसे देखना है या फिर कैसे कॉमर्स करना है, मिलजुल कर व्यापार करना। तो जो पुरानी फैक्ट्री नई फैक्ट्री सेटअप की और जो नई पुरानी वाली थी उसमें कई सारे शिफ्ट्स में काम होने लगे, बहुत सारे नए वर्कर्स आए जिनको रोजगार मिला, और एवरीवन वाज मेड टू वर्क लॉन्ग आवर। तो बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक काम करना पड़ता था, ज़्यादा घंटों तक काम करना था। और जब तक वॉर चली तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम, मतलब बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ देखा जाए तो वॉर के टाइम पे। जैसे ही वॉर ख़त्म हुई तो जो मैनचेस्टर है वो कभी दोबारा अपना जो पोजीशन था, जो उसका मतलब दबदबा था, वो इंडियन मार्केट में वापस नहीं आ पाया, और अनएबल टू मॉडर्नाइज एंड कॉम्पीट विद यूएस, जर्मनी एंड जापान, और इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन क्रम्बल्ड आफ्टर द वॉर। अब ये क्या हुआ ना कि और यूएस तो वॉर में लग गया था, मतलब जो यूके था वो तो वॉर में लग गया था, लेकिन यूएस था, जर्मनी था, जापान था, ये लोग ना काफ़ी अच्छा मतलब मॉडर्नाइज नहीं कर पाया उतनी अच्छे से, और ना ही कंपटीशन इनका अच्छा लेवल पे हो पाएगी उससे। तो इस तरीके से इसकी इकनॉमी भी क्या हो गई ना,
एकदम गिरने लगे, लुढ़क गए एकदम से। और जो कॉटन का प्रोडक्शन था ये भी एकदम बर्बाद हो चुका था, चौपट हो चुका था। जो एक्सपोर्ट था कॉटन क्लॉथ का ब्रिटेन से, वो भी बहुत तेजी से धड़ाम से गिर गया। और विद इन द कॉलोनीज लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रेजुअली कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन, वो भी अपनी पोजीशन छोड़ रहे थे। सब्सटीट्यूटिंग फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स एंड कैप्चरिंग द होम मार्केट, जितनी भी चीज़ फॉरेन वाली गुड्स वाली थी अब वो इंडियन मार्केट्स में आ रही थी, और फॉरेन की चीज़ों को ये लोग बायकॉट करके अब इंडियन चीज़ों पे ये ज़्यादा फोकस कर रहे थे। ठीक है इस तरीके से तो यहाँ ये सारे काम चल रहे थे। स्मॉल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट, और स्मॉल इंडस्ट्रीज भी क्या हुई, वापस से आई डोमिनेट करने के लिए। फैक्ट्री इंडस्ट्रीज है ना, वो एक अच्छे तरीके से वॉर के बाद चल रही थी। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उन्होंने क्या किया ना, एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ द वो फॉर्म्ड ओनली ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी, मतलब जो इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन था वो लार्ज इंडस्ट्रीज का बहुत कम था। जो ज़्यादातर ये काम कर रहे थे ना, मतलब ज़्यादातर इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन कौन कर रहा था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो जैसे कि बात की जाए ना, तो 67% 1911 में वेयर लोकेटेड इन बंगाल एंड बॉम्बे। तो जो इंडस्ट्रीज थी वो बंगाल और बॉम्बे में ही थी, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी कंट्री की बात करें तो वहाँ पे स्मॉल स्केल प्रोडक्शन चल रहे थे। ठीक है, जैसे कि स्मॉल प्रोडक्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स वर्क इन रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज 5% इन 1911, तो वहाँ पे खाली 5% ही लोग थे। 10% हुए 1931 में, लेकिन जो बाकी सारे थे, मतलब 95% और बाकी कर 90% हो, तो ये लोग कहाँ पे थे, तो ये वर्कशॉप्स पे, छोटे छोटे वर्कशॉप्स को ले होते थे, या हाउस होल्ड घर पे, घर वाले चीज़ों पे, ऐसी जगहों में, गलियों में और बाइलेंस में बना रहे होते थे। क्या चीज़ें ऐसे इनविजिबल टू पासर बाय, मतलब जो गुजरता था वहाँ से उन्हीं को ये दिखाई देते थे, अदरवाइज ये इनविजिबल होते थे। तो ऐसे लोग क्या कर रहे थे, चीज़ों को दिखाई नहीं देते थे, लेकिन वो इंडस्ट्रीज बिग बन रही थी, वो वहाँ पे क्या कर रहे थे, काम चल रहा था, वर्कफोर्स, मतलब जो वर्क हो रहा था ना वो वहाँ हो रहा था। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें अगर देखा जाए, कुछ इंस्टेंसेस की, तो जो हैंडीक्राफ्ट्स है ना वो एक्चुअल में एक्सपैंड तो हो रहे थे, बढ़ रहे थे, और 20th सेंचुरी में दिस इज ट्रू इवन इन द केस ऑफ द हैंडलूम सेक्टर। तो बात करें जो हाथ से बनाने वाले सामान थे ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों का प्रचलन हो रहा था। दैट वी हैव डिस्कस्ड, हमने ये डिस्कस भी किया। वाइल चीप मशीन्स मेड थ्रेड वाइप्ड आउट द स्पिनिंग इंडस्ट्री इन द 19th सेंचुरी, द weavers survived despite problems. In the 20th century, handloom cloth production expanded steadily, almost trebling between 1900 and 1940. तो जो चीप मशीन्स मेड बनाए जा रहे थे ना, थ्रेड, वो एकदम उन्होंने एकदम बाहर कर दिया था। स्पिनिंग इंडस्ट्री जो थी उसको एकदम बाहर कर दिया था, और जो वेवर्स थे ना वो सर्वाइव कर पाए। इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी वो सब सर्वाइव कर गए, और लगभग 20th सेंचुरी में ना यही हैंडलूम वाला जो मतलब गायब हो गए थे ये लोग, वही लोग वापस आए, और ये अब विस्तार से क्या होने लगे, फैलने लगे, और लगभग क्या 1900 1940 तक ये लोग भी क्या होने लगे, आने लगे अपने प्रचलन में। हाउ डिड दिस हैपन, और ये कैसे हुआ, तो ये इस तरीके से हुआ कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, हैंडीक्राफ्ट्स पीपल एडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। तो जब हाथ से लोग काम करते थे ना, उन्होंने भी नई टेक्नोलॉजी को अपना लिया था। अब ये क्या कर रहा था, उनका जो प्रोडक्शन था उसको बढ़ा रहा था, उत्पादन बढ़ा रहा था, विदाउट एक्सेसिवली पुजिंग अप कॉस्ट। ज़्यादा अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, थोड़ी सी कॉस्ट लगाकर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो लोग ये चीज़ प्रेफर कर रहे थे कि थोड़ा सा पैसा लगाएं और ज़्यादा प्रोडक्शन हम क्या करने लग जाए, यहाँ पर करने लग जाए। इस तरीके से चीज़ें ये करना चाह रहे थे। तो ये सो बाय द सेकेंड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, तो दूसरी डिकेड सेंचुरी तक में क्या हुआ, क्या कि जो वेवर्स थे ना, इन्होंने लूम्स विद अ फ्लाई शटल, इन्होंने फ्लाई शटल का यूज़ करना शुरू कर दिया। अब फ्लाई शटल था क्या, तो एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस थी जो कि वेविंग के लिए मतलब बुनाई के लिए यूज़ की जाती थी, और इसे रोप से चलाया जाता था। और पुलिस ऐसा होता नहीं है, ऐसे ऐसे टाइप के, तो अब इसमें ऐसे चलाओगे ना तो ये बहुत ईजिली क्या होता है ना, ये एक दूसरे को खींचता रहता है। तो ये सारी चीज़ें पुलिस पे आने लगी थी, टेक्नोलॉजी आने लगी थी। तो इट प्लेसेस द हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स, तो ये हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स लगाते थे जिसको ये कहा जाता था वेब्स, और क्या है इनटू द वर्टिकल थ्रेड्स कॉल्ड द वार्प। तो ऐसे वार्प लगा दिया जाता था और ऐसे वेफ्ट लगा दिया जाता था। अब होता क्या था, इनकी बुनाई होती थी ऊपर नीचे से, तो इससे क्या होता था, लार्ज लूम्स बन जाते थे और वेव वाइड पीसेस ऑफ क्लोथ। अब जो ये छोटे छोटे ये पीसेस बनाते थे क्लोथ से, उससे क्या हो रहा था कि अब बड़े बड़े पीसेस ऑफ क्लोथ्स क्या हो रहे थे, बन जा रहे थे। ठीक है, इसे कहा गया क्या,
फ्लाई शटल, तो इसने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी पर वर्कर की, स्पीड भी बढ़ा दी जो ये काम कर रहे थे प्रोडक्शन का, और इन्होंने लेबर की डिमांड भी क्या कर दी, एकदम कम कर दी। अब 1941 की बात करें तो लगभग 35% हैंडलूम्स जो था ना इंडिया में, वो किससे फिट किया जा रहा था, किससे बनाया जाता था, तो फ्लाई शटल से। जैसे रीजन्स की बात करें तो त्रावणकोर एरिया हो गया, मद्रास हो गया, सब सदर्न एरिया है, साउथ वाले इंडिया वाले एरिया है, और यहाँ पे मैसूर हो गया, कोचीन, बंगाल, ये सब ना लगभग 70 से 80% तक था। ठीक है, इनका यूज जो है वो क्या था, 70 से 80% लोग यही यूज कर रहे थे। देयर वेर सेवरल अदर स्मॉल इनोवेशंस, और छोटी छोटी खोजें थी जो कि हेल्प कर रही थी वेवर्स को, ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी जो उत्पादन है उसको बढ़ा सके। उत्पादन मतलब किसी चीज को कितना ज्यादा वो जनरेट कर रहे हैं, ताकि वो मिल के जो लोग हैं ना उनसे कॉम्पिटिट कर पाए। तो सर्टेन ग्रुप्स ऑफ वेवर वेयर इन बेटर पोजिशन देन अदर्स टू सर्वाइव द कॉम्पिटिशन विद द मिल इंडस्ट्रीज। तो बहुत सारे लोग तो अच्छे से थे, ऑलरेडी ऐसी पोजीशन में थे कि वो सर्वाइव कर ले रहे थे इंडस्ट्रीज के साथ में। और बात करें अगर वेवर्स के बीच में, तो कुछ ऐसे थे जो कि कोर्स मतलब रफ क्वालिटी बनाते कपड़े की, और वो फाइनर वेराइटीज अगर देखा जाए तो कुछ अच्छी क्वालिटी का बना रहे थे, कुछ खराब क्वालिटी का भी बना रहे थे। तो जो कोर्सर वाले थे ना उनका क्या था, तो जो कोर्सर मतलब जो रफ वाला बना रहे थे वो लोगों से खरीदा गया, पुअर से, गरीबों से, एंड इट्स डिमांड्स फ्लक्चुएटेड वायलेंटली। और जो इसकी डिमांड है वो काफ़ी फ्लक्चुएट करने लगी। फ्लक्चुएट कैसे, मतलब स्थिर नहीं थी, कभी ज़्यादा हो जाना कभी कम हो जाना, दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन। इन टाइम्स ऑफ बैड हार्वेस्ट, जैसे अगर खराब फसल हुई या सूखा पड़ गया, व्हेन द रूरल पुअर हैज़ लिटिल टू ईट, जब उनके पास कम होता था खाने के लिए और उनकी कैश लगभग एकदम गायब हो चुकी होती थी, उनके पास पैसा नहीं होता था, तो वो क्या है ना, क्लोथ तो खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता था, तो फिर वो फाइनर वेराइटीज़ जो है ना वो क्या है, स्टेबल होती थी। ठीक, अगर जो लोअर वैरायटी वाले कपड़े होते थे, मतलब जो लोअर वैराइटीज़ वाले कपड़े होते थे उनमें फ्लक्चुएशन होती थी। लोअर वैरायटी वाले कपड़े तभी खरीदते थे लोग जब उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था, लेकिन जो हायर वैरायटी वाली है ना उसमें वो ज़्यादा स्टेबल हुआ करता था। क्यों? क्योंकि द रिच कुड बाय दीज इवन व्हेन द पुअर स्टार्व्ड, क्योंकि अमीर तब भी खरीद सकते थे जब पुअर लोग भूखे मर रहे हैं, तो भी अमीर उन्हें क्या कर सकते थे, खरीद सकते थे, तो इसीलिए ज़्यादा स्टेबल हुआ करता था। जो फैमाइंस है, जो भुखमरी है, इन लोग को अफेक्ट नहीं किया करती थी। सेल ऑफ बनारसी, तो जो बनारसी साड़ियाँ हैं या बलूचड़ी साड़ियाँ हैं ना इनकी जो सेल होती थी, जो इन्हें बेचा जाता था, उनमें ज़्यादा कमी गिरावट देखने को मिलती नहीं थी। इसके बाद भी मिल्स ना इमिटेट नहीं कर पाती थी, इमिटेट मतलब कॉपी नहीं कर पाती थी, जो ये स्पेशलाइज मतलब एक विशेष तरीके से बुने गए कपड़े हैं, जैसे साड़ीज़ हैं विद वोवेन बॉर्डर्स और द फेमस लुंगीज़। तो वोवेन बॉर्डर्स, जैसे बनारसी साड़ी में हमने देखा होगा कि बहुत सारे बॉर्डर्स आते हैं, तो ये यहाँ पे वोवेन बॉर्डर्स वाले को इमिटेट नहीं कर पा रही थी, कॉपी नहीं कर पा रही थी। ना ही जो फेमस लुंगीज़ हैं या जो हैंडकरचीफ्स हैं, जो रुमाल बनती हैं मद्रास की, सदर्न में आपने देखा होगा लुंगीज़ वगैरह, तो वो ईजिली नहीं डिस्प्लेस कर पा रहे थे मिल के प्रोडक्शन को, है ना। तो वेवर्स एंड अदर क्राफ्ट्स पीपल, जो अलग कलाकार लोग थे, वेवर्स थे, बुनकर थे और अलग कलाकार लोग थे, इन्होंने बढ़ाया थ्रू द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी तक ये लोगों ने अच्छा काम किया। डिड नॉट नेसेसरीली प्रॉस्पर, तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे फल फूल तो नहीं पाए। दे लिव्ड हार्ड लाइफ्स, इन्होंने बहुत ही कठिन जीवन बिताया। एंड वर्क लॉन्ग आवर्स, बहुत दिनों देर तक काम किया। वेरी ऑफन द इंटायर हाउस होल्ड, बहुत टाइम तक मतलब प्रायः ऐसा होता था कि पूरा घर का काम, घर के लोग जैसे कि वीमेन है, जो वहाँ की औरतें, बच्चे, इन्हें भी साथ में काम करना पड़ता था बहुत अलग अलग स्टेजेस पे प्रोडक्शन प्रोसेस में। लेकिन इन्होंने सिंपली रिमेनेंट्स ऑफ पास्ट टाइम्स इन द एज ऑफ फैक्ट्रीज, लेकिन ये सीधे से साधारण से ऐसे नहीं बच पाए जो पास्ट टाइम इंडस्ट्रीज हैं। देयर लाइफ एंड लेबर वॉज इंट्रीगल टू प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इन्हीं की जो प्रॉपर लाइफ थी ना और जो लेबर था, उन्हीं की वजह से ये इंटीग्रल हो पाया, मतलब सब इकट्ठा हो पाया जो प्रोसेस था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अब ये देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन के हब है, जैसे ये बंगाल जो है सबसे बड़ा हब हुआ करता था, बॉम्बे भी बहुत एक बड़ा हब हुआ करता था, मद्रास, फिर यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, पंजाब, बिहार, ये सब हब हुआ करते थे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के यहाँ पर 1931 में। अब जितना बड़ा सर्कल उतना बड़ा समझ लो क्या होती थी, इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगी हुआ करती थी। मार्केट फॉर गुड्स,
अब भाई मार्केट आ गया था तो गुड्स भी मतलब जो सामान थे उनका मार्केट, तो हम ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने देखा कि कैसे उन्होंने इंडियन मार्केट के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहा। एंड नाउ इंडियन वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियल रेजिस्टेड कॉलोनियल कंट्रोल्स। तो अब ये कॉलोनियल कंट्रोल को क्या कर रहे थे ना, अब ये लोग रजिस्ट कर रहे थे कि अब भाई ये लोग ना आए हमारे बीच में। डिमांडेड traders and industrialists resisted colonial control, demanded tariff protection, recreated their own spaces and tried to extend the market for their produce। तो वो चाह रहे थे कि अब उनका मार्केट जो है ना वो एक्सपेंड किया जाए, टैरिफ वगैरह जो है वो कम किया जाए, इंक्रीज किया जाए इस तरीके से। तो टैरिफ प्रोटेक्शन मांग रहे थे। बट व्हेन न्यू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, लेकिन जब नए प्रोडक्ट्स आए। अच्छा इतनी बार यहाँ पे टैरिफ का नाम आ रहा है, तो टैरिफ का नाम होता क्या है एक्चुअल में? टैरिफ एक ऐसी चीज़ होती है ना, टैक्स हुआ करता है, टैक्स में बीच बीच में बोल रही हूँ। तो टैरिफ ऐसा होता है ताकि वो इतना कंट्रोल कर सके कि कोई भी प्राइस जो है ना ऐसा ना हो कि दूसरी कंट्रीज आए तो यहाँ काफ़ी कम चीज़ में बिकने लगे, कम उसमें बिकने लगे तो यहाँ के लोगों का एकदम नुकसान हो जाए। कॉम्पिटिशन बनाए रखने के लिए टैरिफ्स का यूज़ हुआ करता था। लेकिन जब नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आए ना, प्रोड्यूस होने लगे, तो हैव टू बी परसुएटेड टू बाय देम। लोगों को मनाना पड़ता था ताकि वो उसको खरीदे। दे हैव टू फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट, ताकि उनको ऐसा हो कि अब मार्केट में ऐसी तो थी नहीं कि चीज़ें खाली कपड़े आ रहे थे, अब ऐसी भी चीज़ें आ रही थी जिनको लोग मना रहे थे कि हाँ भाई आप खरीदो, इसको यूज़ करो। और ये कैसे हुआ? तो वन वे इन विच न्यू कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड इज थ्रू एडवर्टीजमेंट। जो नए कंज्यूमर्स मतलब लोगों को नए चीज़ें यूज़ करने वाले उपभोक्ता जो बनाए गए वो एडवर्टीजमेंट से बनाए गए थे। जैसे कि अगर हम जब बात करें तो एडवर्टीजमेंट ना जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिज़ायरेबल दिखाने लगती है, मतलब लगता है कि हाँ इसको लेना चाहिए, ज़रूरी नेसेसिटी दिखाने लगती है कि हाँ ये ज़रूरी है और वांछनीय इच्छा है कि हाँ इसको हम क्या लें, खरीदें। दे ट्राई टू शेप द माइंड्स ऑफ पीपल। तो ये लोगों का दिमाग ना एक तरीके से शेप करने की कोशिश करते हैं कि तुम इसको क्या करो, लो, और नई ज़रूरत बनाते हैं। मतलब अगर ज़रूरत नहीं भी है तो भी क्या करते हैं ना, एक नया अपना ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं और नई ज़रूरत बनाते हैं। तो हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं ना आज के टाइम पे कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट हमारे चारों तरफ घिरी है। लेकिन ये न्यूज़पेपर्स में दिखाई दे जाती हैं, मैगजीन्स में दिखाई जाती हैं, होर्डिंग्स में दिख जाती हैं, स्ट्रीट वॉल्स में, गलियों की दीवारों पे दिख जाती हैं, टीवी में दिख जाती हैं। लेकिन अगर हम लोग बैक जाए ना हिस्ट्री में तो हमें मिलेगा ना कि बहुत ही शुरुआत में ना इंडस्ट्रियल एज में जो एडवर्टीजमेंट है वो एक पार्ट प्ले करती है मार्केट्स में कैसे प्रोडक्ट्स आएगा एंड इन शेपिंग अ न्यू कंज्यूमर कल्चर, ताकि एक नया जो ये है ना यूज़ करने वाले लोग आए। जब मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे ना, मैनचेस्टर के लोग इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, कपड़ा बेचना स्टार्ट किया था इंडिया में, तो उसके ऊपर एक लेबल लगा देते थे, है ना, कपड़े पे आप लेबल देखा होगा, जैसे क्लॉथ के बंडल्स आते थे उन पे लेबल लगा देते थे। और लेबल जो है ना वो मैन्युफैक्चर ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फैमिलियर टू बायर। तो इससे होता क्या था कि लेबल जो है ना वो इसलिए लगा दिया जाता था ताकि जो कंपनी है, जो बायर है, जो खरीदार है, वो देखे तो उसको पहचान जाए कि हाँ ये कौन सी कंपनी से लिया था। उसकी मतलब अगर वो कंपनी का नाम देख लिया, कपड़ा अच्छा चला, तो अब वो क्या करेगा, दोबारा कपड़ा खरीदने जाएगा तो क्या करेगा, वही लेबल सर्च करेगा कि हाँ इसी कंपनी का मिले तो ही मैं लूँ। तो मतलब जैसे कि अच्छा हो गया, एक ट्रस्ट डेवलप हो गया लोगों का। The label was needed to make the place of manufacture and the name of the company familiar to, where उससे जान पहचान हो जाती थी कि हाँ कौन सा ब्रांड है, कौन सा मैन्युफैक्चर है, किसने उत्पादन किया है, किसने बनाया है इसको। लेबल्स वॉल ऑल्सो बी टू मार्क ऑफ क्वालिटी, तो मार्क क्वालिटी का मार्क करता था। व्हेन बायर्स सॉ मेड इन मैनचेस्टर, जैसे ही खरीदार देखता था कि मेड इन मैनचेस्टर में बना हुआ है, रिटेन इन बोल्ड ऑन लेबल पे ये बोल्ड में लिखा होता था, दे वेयर एक्सपेक्टेड टू फील कॉन्फिडेंट। तो उनको अपने आप ही कॉन्फिडेंस आने लगता था कि हाँ इस क्लोथ को क्या करना चाहिए, खरीद लेना चाहिए, ये क्या है ना कि एकदम सही है हमारे लिए। ठीक है। ग्राइप वाटर कैलेंडर। ग्राइप वाटर क्या होता है ना, बच्चों के लिए जब वो होता है वाटर पिलाते हैं, पानी, पेट वेट दर्द होता है या फिर जब उन्हें दांत आ रहे होते हैं तब के लिए। तो इसमें क्या किया करता था ना, जो भी बच्चों के लिए चीज़ें होती थी उसमें बेबी कृष्णा, बाल कृष्ण की फ़ोटो लगा दिए करते थे ताकि वो जितने भी बेबी प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने के लिए। वहीं पे देखा जाए तो मैनचेस्टर लेबर्स अर्लियर 20th सेंचुरी, यहाँ पे देखो कैसे मैनचेस्टर लगाते थे 26 के ए में। इंडियन गॉड्स के लगा देते थे, गॉडेस की लगा देते थे, कार्तिक की लगाया था इन्होंने, लक्ष्मी की लगाई है और सरस्वती जी की लगाई है। ये दिखा रहे हैं कि कैसे जो क्लोथ है ना, जो इम्पोर्टेड क्लोथ है वो अप्रूविंग द क्वालिटी बीइंग मार्केटेड।
ठीक है। तो ये दिखा रहे हैं कि हाँ कितनी अच्छी क्वालिटी के भगवान लोग सब लोग हैं इसमें, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे देखो ये लिखा भी हुआ है ऐसे मैनचेस्टर वाला, ये भी लिखा हुआ है इधर भी। तो इससे दिखा रहा है। और या फिर महाराजा रणजीत सिंह का मैनचेस्टर लेबल, ये देखो कैसे है, और इसमें स्टोरी फिगर्स लगा देते थे ताकि लोगों को ना एक रिस्पेक्ट जाग जाए प्रोडक्ट के लिए। बट लेबल्स डिड नॉट ओनली कैरी वर्ड्स एंड टेक्स्ट, लेकिन उसमें खाली वर्ड और टेक्स्ट नहीं बने होते थे, ठीक है। ये कुछ इमेजेस भी लगी होती थी, कुछ फोटोज भी लगी होती थी, और ये ब्यूटीफुली तो उसमें जो था ना वो खाली इमेजेस नहीं बने, वो चीज़ें जो है यहाँ पे वो वर्ड्स और टेक्स्ट नहीं थे, बल्कि उसमें क्या थी, इमेजेस भी थी, फोटोज भी छपी हुई थी, ऑफन ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड, जो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई या समझाई जाती थी। इफ़ वी लुक एट दीज ओल्ड लेबल्स, अगर हम इस पुराने लेबल्स की बात करें तो वी कैन हैव सम आइडिया ऑफ द माइंड। तुम्हारे बीच में एक आइडिया आता है, दिमाग में आइडिया आता है कि वो क्या है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी जो गणित है वो कहती क्या है, कैलकुलेशन है, गणना वो कहती है कि दे अपील टू द पीपल। तो ऐसी है ताकि वो लोगों को ना अपील करे, मतलब एक अच्छी इस तरीके से अपनी ओर अट्रैक्ट करे, ठीक है। इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड्स, जैसे कि यहाँ पे भी देखो एक इंडियन गॉड है, ठीक है। तो इंडियन भगवान की फोटो लगा देना, देवी देवताओं की, और ये ना अपीयर्ड होता था इन लेबल्स के ऊपर। और ये ना एसोसिएशन इसलिए दिखाया जाता था भगवान से कि एक डिवाइन अप्रूवल, मतलब एक दैविक अप्रूवल दे देता था कि ये जो है ना वो गुड्स है ना, ये बेची जा रही है, उन पे भगवान का आशीर्वाद है। द इम्प्रिंटेड इमेज ऑफ कृष्णा और सरस्वती वॉज ऑल्सो इंटेंडेड टू मेक द मैन्युफैक्चर फ्रॉम अ फॉरेन लैंड अपीयर समवट फैमिलियर टू इंडियन पीपल। एक कृष्णा और सरस्वती जी की जो है ना वो फोटो लगा देने से जो ये बाहर के लोग हैं ना, मैन्युफैक्चर है, ये पता नहीं किस तरीके से फॉरेन जो विदेश की चीज़ें हैं ना वो लगने लगती, फैमिलियर लगने लगती, जानी पहचानी लगती है इंडियन लोगों को। तो लगभग लेट 19वीं सेंचुरी तक मैन्युफैक्चरिंग ने ये काम किया। उन्होंने कैलेंडर्स छापे। अब ये कैलेंडर्स छापे किस लिए, अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज करने के लिए, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हो गया, मैगजीन्स हो गई, इन सारी चीज़ों में कैलेंडर्स वेयर यूज इवन बाय द पीपल हु कुड नॉट रीड। तो जैसे न्यूज़पेपर है जो पढ़ लिख सकता है वही खरीदता था, उसमें प्रचार कर सकता था, मैगजीन्स में भी वही लोग कर सकते थे, लेकिन कैलेंडर्स ना वो लोग भी खरीदते थे जो कि पढ़ नहीं सकते थे, तो उसमें उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। ये सब टी शॉप्स में, चाय की दुकानों में टांगे जाते थे, और जो पुअर पीपल होते थे, गरीब लोग होते थे, एज इन ऑफिसेज एंड द मिडिल क्लास अपार्टमेंट्स एंड दोज हु हंग द कैलेंडर्स हैड टू सी द एडवर्टीजमेंट। तो वहाँ पे जाते थे और वो प्रचार देखते थे उस चीज़ का कि ये क्या चीज़ है, नई नई चीज़ों को डे आफ्टर डे, और दिन ब दिन क्या होता था, थ्रू द ईयर, पूरे साल ये कैलेंडर्स जो है ना, वंस अगेन वी सी द फिगर्स ऑफ गॉड्स बीइंग यूज्ड टू सेल न्यू प्रोडक्ट्स। तो हम नए साल देखते हैं कि नए साल भगवान नया प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने सनलाइट वाला जो साबुन है ना उसका प्रचार किया इनके सूर्य भगवान की फोटो के साथ में, और ये कहा कि हाँ जो गॉड विष्णु जी है ना, सॉरी कि सूर्य भगवान नहीं विष्णु जी हैं, ये दिखा रहा है कि वो सनलाइट को ले आ रहे हैं, है ना, सोप को ले आ रहे हैं, इस आसमान से सोप को ले आ रहे हैं, सनलाइट को ले आ रहे हैं एक्चुअल में। लाइक द इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड फिगर्स ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनोजेस, जितने इम्पोर्टेंट हैं उनके क्या कहते हैं, एम्परर्स की, बादशाहों की, नवाबों की, है ना, इन लोग की जो एडवर्टीजमेंट है, प्रचार का तरीका है, वो कैलेंडर्स में डाला गया। द मैसेज वेरी ऑफन सीम टू से इफ़ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर। मैसेज हमेशा यही मतलब होता था कहने का कि अगर तुम रॉयल, मतलब ये जो चीज़ें हैं राजशाही चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हो, इज्जत देते हो प्रोडक्ट को, तो ये क्या है ना कि क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, किंग्स के और रॉयल चीज़ों में यूज़ किया जाता है, और इसकी क्वालिटी है ना वो बिल्कुल क्वेश्चन करने लायक नहीं है, अनक्वेश्चनेबल है। तो व्हेन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एडवर्टाइज द नेशनलिस्ट मैसेजेस वॉज क्लियर एंड लाउड। तो जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने इन्होंने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किया तो वो एकदम साफ और ऊंचा था। इफ यू केयर फॉर द नेशन देन बाय प्रोडक्ट्स दैट इंडियंस प्रोड्यूस। तो इन्होंने इंडिया को रख के कह दिया कि अगर तुम इंडियन हो ना और इंडियन प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहते हो तो ये प्रोडक्ट खरीदो। एडवर्टाइजमेंट बिकेम अ व्हीकल ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी। तो जैसे ही एडवर्टीजमेंट स्टार्ट हुआ तो उसमें स्वदेशी वाला जो माहौल था ये यहाँ पे आ गया। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें कि इस चैप्टर को पढ़ के हुआ क्या, तो ये जो ज़माना था इंडस्ट्रीज़ का, बहुत ही टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए इसमें। हमने देखा ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज़ को, देखा कि कैसे फैक्ट्रीज़ लगी, बढ़ी और उनका डिक्लेनेशन हुआ, फिर इंक्रीज़ हुई, एंड मेकिंग ऑफ ए न्यू इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स। कैसे जो नए लोग हैं ना, काम वाले हैं, लेबर वाले जो मजदूर लोग हैं, कैसे वो
नए नए आए, रुके, इम्प्रूव किया खुद को, वापस से उन्होंने प्रोडक्शन किया। एक तरीके से वही वर्कर्स तो अब आज भी थे, कर रहे थे काम, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं, है ना। हाउएवर एज यू हैव सीन, जैसे कि आपने देखा जो हैंड टेक्नोलॉजी है, जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन था, वो आज भी क्या है ना, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। अगर इंडस्ट्रीज के जरिए देखा जाए तो ये सब क्या है, बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट है, बहुत ही एक कह सकते हो कि ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप से देखा जाए तो अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी भी आजकल बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को खरीद के ले आती हैं और अपनी इंडस्ट्रीज़ में उसको अच्छे से रिफाइन करके बेचती हैं। तो लुक अगेन फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट यू सी नाउ से ऑफ द इमेज दे प्रोजेक्ट। अब आप क्या कहोगे अगर आप पहला और दूसरा जो है ना इमेज देखते हो प्रोजेक्ट का, और आप क्या कहना चाहोगे, मतलब जो आपने पहली वाली देखी थी इमेज, स्टार्टिंग वाली और एंडिंग वाली, तो उसमें आपको क्या कहना है, ये आप समझ सकते हो। तो ये था आपका एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कैसे इंडस्ट्रीज जो है ना वो सारी इवॉल्व हुई या फिर क्या क्या हुआ, तो उसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में, या फिर जो इसकी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, अदर कहानियाँ हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को एंड करते हैं।